टाइम कंट्रोल साइकोलॉजी, द लॉ ऑफ फोकस साइकिल्स। हर स्टूडेंट सोचता है कि ज्यादा देर तक लगातार पढ़ना ही प्रोडक्टिविटी की पहचान है, लेकिन न्यूरोसाइंस इसका उल्टा कहती है। मनुष्य का दिमाग लगातार फोकस बनाए रखने के लिए बना ही नहीं है। एवरेज ह्यूमन अटेंशन साइकिल लगभग 45 से 90 मिनट का होता है। उसके बाद ब्रेन नेचुरली फटीग में चला जाता है। इसका कारण है कि ब्रेन का एनर्जी सिस्टम ग्लूकोज और ऑक्सीजन पर निर्भर है, और जब यह डिप्लीशन में जाता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग और अटेंशन कंट्रोल कम कर देता है। यही वो स्थिति होती है जब तुम अचानक माइंड वॉन्डरिंग में चले जाते हो, कंसंट्रेशन टूटने लगता है और छोटे डिस्ट्रैक्शंस पावर गेन करने लगते हैं। यही वजह है कि स्मार्ट लर्नर्स अपने ब्रेन की बायोलॉजी के साथ काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। पोमोडोरो टेक्निक इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। इसमें स्टडी को छोटे बर्स्ट्स में बांटा जाता है। 25 मिनट इंटेंस फोकस, 5 मिनट ब्रेक। इससे ब्रेन को लिमिटेड विंडो में परफॉर्म करने का सिग्नल मिलता है। साइकोलॉजी इसे टेम्पोरल फ्रेमिंग कहती है, यानी जब दिमाग को पता होता है कि डिस्कम्फर्ट टेम्पररी है, तब वो अधिक एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होता है। यह एक रिवॉर्ड लूप बनाता है, जहां ब्रेन शॉर्ट डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसे रिलीफ का प्रेडिक्टेबिलिटी मिल चुकी होती है। इस प्रोसेस में डोपामिन एंटिसिपेशन काम करता है, यानी ब्रेन रिवॉर्ड की उम्मीद से फोकस बढ़ाता है। यह टेक्निक सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि डोपामिन मैनेजमेंट है। कंटिन्यूअस स्टडी ब्रेन को मोनोटोनस लगती है, जिससे डोपामिन लेवल गिरता है और बोर्डम ट्रिगर होता है। लेकिन जब तुम शॉर्ट सेशंस में पढ़ते हो तो हर इंटरवल के बाद डोपामिन स्पाइक होता है। यह कंट्रोल्ड स्पाइक फोकस को सस्टेन करता है और डिस्ट्रैक्शन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। जब ब्रेन को प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है कि एफर्ट के बाद रेस्ट मिलेगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को रिदम बेस्ड एफिशिएंसी पर ट्रेन किया होता है। स्पेसिंग इफेक्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस इसी बायोलॉजिकल रिदम को लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक्सटेंड करते हैं। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग दिन दोहराते हो, तो ब्रेन के सिनेप्सिस दोबारा एक्टिवेट होते हैं और हर बार कनेक्शन मजबूत होता है। इस प्रोसेस को लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कहा जाता है। यह कॉन्सेप्ट न्यूरोसाइंस में लर्निंग का फाउंडेशन है। कंटिन्यूअस क्रैमिंग शॉर्ट टर्म रिकॉल देता है, लेकिन स्पेस्ड रेपिटेशन परमानेंट रिटेंशन, क्योंकि ब्रेन रेपिटेशन को इंपॉर्टेंस के रूप में परसीव करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस का एक और फायदा है, यह फॉरगेटिंग को स्ट्रेटेजिकली यूज करता है। जब तुम थोड़ी देर भूल जाते हो और फिर दोबारा रिकॉल करते हो, तो ब्रेन को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। यही स्ट्रगल लर्निंग को डीप बनाता है। इसे डिजायरेबल डिफिकल्टी कहते हैं, वह डिस्कम्फर्ट जो लर्निंग को मीनिंगफुल बनाता है। जब स्टूडेंट हर बार परफेक्ट कंडीशंस में पढ़ाई करता है, तो उसकी मेमोरी फ्रैजाइल रहती है। लेकिन जब वह अपने कंफर्ट के अगेंस्ट स्पेस्ड एफर्टफुल रिकॉल करता है, तो ब्रेन मजबूर होता है न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करने के लिए। पोमोडोरो और स्पेस्ड प्रैक्टिस का एक कॉमन बेनिफिट है एनर्जी कॉन्जर्वेशन। ब्रेन की अटेंशनल एनर्जी फाइनाइट होती है। जब तुम लगातार 3 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ते हो, तो कॉग्निटिव रिसोर्सेज ट्रेन हो जाते हैं। इससे माइंड ब्लैंकनेस, इरिटेशन और एंग्जाइटी पैदा होती है। लेकिन जब तुम कंट्रोल्ड इंटरवल्स में ब्रेक लेते हो, तो बॉडी रिलैक्सेशन हार्मोन्स रिलीज करती है। यह माइक्रो रिकवरी अगले साइकिल को एफिशिएंट बनाती है। यही रीजन है कि शॉर्ट स्टडी बर्स्ट्स लंबी सेशन से ज्यादा पावरफुल होते हैं। ब्रेन स्प्रिंट मोड में ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, मैराथन मोड में नहीं। अब बात करते हैं अल्ट्राडियन रिदम की। रिसर्च बताती है कि बॉडी में हर 90 मिनट का इंटरनल रिदम चलता है। एक फेज हाई अलर्टनेस का, दूसरा लो एनर्जी रिकवरी का। जब तुम इस बायोलॉजिकल रिदम को रिकॉग्नाइज करके स्टडी प्लान बनाते हो,
तो तुम्हारी एफिशिएंसी डबल हो जाती है। ब्रेन नेचुरली साइकिल्स में काम करता है, और जब तुम उसके साइकिल के खिलाफ काम करते हो तो फैटीग और डिस्ट्रैक्शन डोमिनेट करते हैं। फोकस साइकिल्स को अलाइन करने के लिए तुम्हें अपने पीक आवर्स पहचानने होंगे। कुछ लोगों के लिए सुबह का समय बेस्ट होता है, कुछ के लिए रात का। तुम्हें अपने नेचुरल रिदम के साथ काम करना है, उसके खिलाफ नहीं। कॉग्निटिव फटीग सिर्फ फिजिकल टायर्डनेस नहीं है, यह न्यूरल ओवरलोड है। जब तुम बिना पॉज के लगातार स्टडी करते हो तो ब्रेन का फिल्टरिंग सिस्टम वीकन हो जाता है। इससे इरेलीवेंट थॉट्स इंट्रूड करने लगते हैं। ये वही क्षण होते हैं जब तुम अचानक अनरिलेटेड चीजें सोचने लगते हो या अटेंशन स्कैटर हो जाती है। यही रीजन है कि कंट्रोल्ड रेस्ट फोकस का हिस्सा है, लग्जरी नहीं। ब्रेक लेना लेजीनेस नहीं, मेंटेनेंस है। एग्जाम सिमुलेशन भी इसी कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एक्सटेंशन है। जब तुम कंट्रोल टाइम लिमिट्स में प्रैक्टिस करते हो तो तुम अपने ब्रेन को परफॉर्मेंस प्रेशर के लिए ट्रेन करते हो। रियल एग्जाम में पैनिक इसलिए होता है क्योंकि माइंड अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में सडन स्ट्रेस फेस करता है। लेकिन अगर तुम बार बार टाइम बाउंड सिमुलेशन में स्टडी करते हो तो ब्रेन हैबिचुएट हो जाता है। यह परफॉर्मेंस एंजाइटी को कंट्रोल में लाता है और कॉन्फिडेंस नेचुरल बनाता है। फोकस साइकिल्स को मेंटेन करने का सबसे क्रिटिकल फैक्टर है अटेंशन स्विचिंग कंट्रोल। स्टडीज बताती है कि एक डिस्ट्रैक्शन के बाद ब्रेन को दोबारा डीप फोकस में आने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। यानी हर बार जब तुम मोबाइल चेक करते हो तुम अपना 20 मिनट खो देते हो। यही रीजन है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं, डिस्ट्रक्शन है। तुम्हें अपने फोकस सेशन को डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाना होगा। एयरप्लेन मोड, साइलेंट एनवायरनमेंट, फिक्स्ड स्टार्ट एंड टाइम, ये एक्सटर्नल डिसिप्लिन इंटरनल फोकस को सस्टेन करते हैं। माइंड को क्लैरिटी सिग्नल्स चाहिए। एक और ओवरलुक्ड फैक्टर है प्री टास्क रिचुअल। जब तुम हर बार स्टडी सेशन से पहले एक सेम रिचुअल फॉलो करते हो, जैसे वाटर पीना, लाइट एडजस्ट करना, नोटबुक खोलना, तो ब्रेन इसे क्यू मान लेता है। इसे साइकोलॉजी में इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहा जाता है। यह रिचुअल ब्रेन को ट्रांजिशन सिग्नल देता है कि अब फोकस मोड शुरू हो रहा है। यह कॉन्शियस डिसीजन नहीं, ऑटोमेटिक ट्रिगर बन जाता है। इस ऑटोमेशन से तुम्हारा विल पावर कंजम्पशन कम होता है, और यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग हमेशा कंसिस्टेंट दिखते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर कॉन्शियस एफर्ट से नहीं, ऑटोमेटिक सीक्वेंस से चलता है। टाइम कंट्रोल का मतलब ज्यादा घंटे काम करना नहीं, बल्कि अपने आवर्स को प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर में रखना है। प्रिडिक्टेबिलिटी ब्रेन को कामनेस देती है, और कामनेस एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करती है। जब तुम हर दिन फिक्स टाइम पर स्टडी करते हो तो ब्रेन एंटिसिपेशन मोड में चला जाता है। डोपामीन पहले से रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे कंसंट्रेशन नेचुरली बढ़ती है। यह प्री परफॉर्मेंस प्राइमिंग कहलाता है। जब ब्रेन को पता होता है कि टास्क रिपीट होने वाला है तो वह प्रिपरेशन मोड में एडवांस एक्टिवेशन करता है। पोमोडोरो और स्पेस्ड रेपिटेशन के बीच एक ब्रिज टेक्निक है, माइक्रो रिवीजन। यानी हर सेशन खत्म होने के बाद 2 मिनट में एक क्विक समरी लिखना। इससे ब्रेन के हिपोकैम्पस को सिग्नल मिलता है कि यह इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है। यही 2 मिनट मेमोरी कंसोलिडेशन का सबसे पावरफुल मोमेंट होते हैं। रेगुलर माइक्रो रिवीजन लॉन्ग टर्म रिकॉल को 30% तक बढ़ा देता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग के साइकोलॉजी को समझने के बाद सबसे बड़ा लेसन यही निकलता है कि इफिशिएंसी टाइम से नहीं, रिदम से बनती है। स्टडी को मैकेनिकल प्रोसेस की तरह नहीं, बायोलॉजिकल रिदम की तरह ट्रीट करना ही मास्टरी की शुरुआत है। तुम्हें अपने माइंड के नेचुरल कर्व के साथ काम करना है। फोकस के पीक्स में पढ़ाई और डिप्स में रिकवरी। यही लॉ ऑफ फोकस साइकिल्स है। जो स्टूडेंट्स ये सीख लेते हैं कि कब पुश करना है और कब पॉज, वो हमेशा आउट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम को नहीं, अपने बायोलॉजिकल एनर्जी सिस्टम को कंट्रोल करना सीख लिया है। फोकस हमेशा लिमिटेड रहेगा, लेकिन साइकिल्स इन्फिनिट हो सकती है। ब्रेन मशीन नहीं है, उसे ट्यून किया जा सकता है।
फोर्स नहीं। सच्ची प्रोडक्टिविटी तभी आती है जब तुम माइंड की रेजिस्टेंस को बाईपास करके उसे रिदम से डिसिप्लिन सिखाओ। हर फोकस्ड सेशन तुम्हारे माइंड के अगेंस्ट नहीं, उसके साथ काम करने की कोशिश है। यही प्रोसेस कंसिस्टेंसी को एफर्टलेस बनाती है। टाइम कंट्रोल का मतलब है सही समय पर एफर्ट, कंट्रोल टाइम, टाइम में रिवॉर्ड और प्लान्ड रेस्ट के साथ रेपिटेशन। जो ये इक्वेशन समझ गया उसने लर्निंग की रियल साइकोलॉजी अनलॉक कर दी। क्योंकि ज्यादातर लोग घंटे गिनते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग साइकिल्स गिनते हैं। और स्टडी में जीतने वाला हमेशा वही होता है जो अपने दिमाग की रिदम को समझ लेता है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी मदद कर पाई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि ये जर्नी अभी शुरू हुई है। आगे हर वीडियो तुम्हारे माइंड की एक नई परत खोलेगा। सीखना मत रोकना, क्योंकि अवेयरनेस ही असली पावर है। चैप्टर 2, द साइंस ऑफ मेमोरी रिटेंशन। हर स्टूडेंट ये मानता है कि याद रखना एक रेपिटेशन का खेल है, लेकिन न्यूरो साइंस कहती है कि मेमोरी रेपिटेशन से नहीं, स्ट्रगल से बनती है। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को एफर्टलेसली पढ़ते हो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ फेमिलियरिटी डेवलप करता है, लर्निंग नहीं। फेमिलियरिटी और मास्टरी के बीच वही फर्क है जो देख लेने और समझ लेने में होता है। जब दिमाग किसी चीज को बिना कठिनाई के प्रोसेस करता है तो उसे यह इल्यूजन होता है कि वो समझ गया। इस भ्रम को साइकोलॉजी में इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहा जाता है। ये इल्यूजन ही असली एनिमी है, क्योंकि यह तुम्हें कंफर्ट देता है, और कंफर्ट लर्निंग की सबसे बड़ी रुकावट है। मेमोरी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो 3 चरणों में बनती है: एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। एनकोडिंग तब होती है जब इंफॉर्मेशन पहली बार दिमाग में जाती है। स्टोरेज तब जब वह इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के बीच कनेक्ट होकर स्टेबलाइज होती है। और रिट्रीवल तब जब ब्रेन उस जानकारी को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करता है। यह पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिकल नहीं, केमिकल होता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे ग्लूटामेट और एसिटिलकोलिन की रोल निभाते हैं। जब कोई इंफॉर्मेशन बार बार रिकॉल की जाती है तो सिनेप्टिक कनेक्शंस मजबूत होते हैं। इस प्रोसेस को लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कहा जाता है। यही लर्निंग का असली न्यूरोकेमिकल सिग्नेचर है। एक्टिव रिकॉल इसी मैकेनिज्म को एक्सप्लॉइट करता है। जब तुम किसी टॉपिक को बिना नोट्स देखे याद करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा ब्रेन एफर्ट लगाता है। यह एफर्ट डिस्कंफर्ट पैदा करता है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट लर्निंग को गहरा बनाता है। जब ब्रेन को किसी जानकारी को खोजनी पड़ती है तो वह न्यूरल पाथ को दोबारा एक्टिवेट करता है, और हर बार वह कनेक्शन थोड़ा और स्थायी हो जाता है। यह डिजायरेबल डिफिकल्टी का प्रिंसिपल है। जितना याद करने में मुश्किल लगे उतनी मेमोरी मजबूत बनेगी। जो स्टूडेंट बार बार पढ़ते रहते हैं लेकिन खुद को टेस्ट नहीं करते, वे फेमिलियरिटी के ट्रैप में रहते हैं। जो रिकॉल प्रैक्टिस करते हैं वे ब्रेन को रिकंस्ट्रक्ट करने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। टेस्टिंग इफेक्ट इसी प्रिंसिपल का विस्तार है। जब तुम खुद को बार बार टेस्ट करते हो, तुम ब्रेन को चैलेंज करते हो कि वह इंफॉर्मेशन को जीरो से रीबिल्ड करे। यही रीबिल्डिंग लर्निंग को परमानेंट बनाती है। पासिव रीडिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म फ्लुएंसी देती है, लेकिन एक्टिव रिकॉल ब्रेन को स्ट्रेंथन करता है। यही रीजन है कि टॉप स्टूडेंट्स टेस्टिंग को पनिशमेंट नहीं, ट्रेनिंग मानते हैं। एग्जाम से पहले टेस्टिंग करना एंजाइटी नहीं बढ़ाता, बल्कि नर्वस सिस्टम को अडेप्ट करता है। प्री टेस्टिंग इवन बिफोर लर्निंग ब्रेन को फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट देता है, जिससे एनकोडिंग पावरफुल होती है। जब ब्रेन को पता होता है कि यह इंफॉर्मेशन बाद में टेस्ट होने वाली है, तो वह ऑटोमेटिकली डीपर एनकोडिंग करता है। स्पेस्ड रेपिटेशन एक बायोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट लूप है। जब तुम किसी इंफॉर्मेशन को बार बार बढ़ते हुए इंटरवल्स पर दोहराते हो तो फॉरगेटिंग कर्व फ्लैटन हो जाता है। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहाउस ने यह दिखाया था कि अगर रेपिटेशन स्ट्रेटेजिक इंटरवल पर हो
तो रिटेंशन एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। जब ब्रेन किसी कॉन्सेप्ट को भूलने के करीब होता है और तब उसे दोहराया जाता है, तो न्यूरल सिग्नल दोबारा रिवाइव होता है। ये वही मोमेंट होता है जब ब्रेन कहता है ये चीज इंपॉर्टेंट है। यही रिपीटेड रिवाइवल मेमोरी को परमानेंट बनाता है। जो स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन को एक ही दिन में कई बार पढ़ते हैं, वे ब्रेन को सिर्फ शॉर्ट टर्म ओवरलोड करते हैं। लेकिन जो स्पेस्ड रिव्यू करते हैं, वे फॉरगेटिंग को लर्निंग टूल बना लेते हैं। रिट्रीवल प्रैक्टिस इस सिस्टम का इमोशनल कंपोनेंट एक्टिवेट करता है। जब तुम कोई इंफॉर्मेशन याद करने की कोशिश करते हो और फेल हो जाते हो, तो ब्रेन को माइक्रो डिस्कम्फर्ट होता है। ये डिस्कम्फर्ट ब्रेन के अमिगडाला को सिग्नल देता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा सीखना होगा। यही इमोशनल टैगिंग इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म स्टोरेज में पुश करता है। यानी फॉरगेट करना गलती नहीं, लर्निंग का हिस्सा है। जो स्टूडेंट्स भूलने से डरते हैं, वे रिकॉल प्रोसेस अवॉइड करते हैं, और यही रीजन है कि उनकी मेमोरी कमजोर रहती है। फॉरगेटिंग इटसेल्फ इज फीडबैक। ये दिखाता है कि किस पाथ को दोबारा स्ट्रेंथन करना है। प्री टेस्टिंग और सेल्फ क्विजिंग टेक्निक्स इसी साइकोलॉजी को इस्तेमाल करती है। जब तुम किसी टॉपिक को सीखने से पहले खुद से सवाल पूछते हो, तो ब्रेन एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाता है। यह फ्रेमवर्क नए इंफॉर्मेशन को अटैच करने के लिए स्पेस क्रिएट करता है। इससे लर्निंग स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। प्री टेस्टिंग से तुम ब्रेन के लिए न्यूरल हुक तैयार करते हो। जब बाद में तुम एक्चुअल कंसेप्ट सीखते हो, तो वो उसी हुक पर लटक जाता है। यही रीजन है कि जो स्टूडेंट पहले खुद से क्वेश्चंस बनाते हैं, वे दूसरों से ज्यादा तेज सीखते हैं। मेमोरी रिटेंशन की एक और पावरफुल टेक्निक है साइलेंट रिकॉल बिफोर चेकिंग नोट्स। इसका मतलब है कि जब तुम किसी चैप्टर को फिनिश करो, तो बिना नोट्स देखे अपने माइंड से समराइज करो कि तुमने क्या सीखा। ये फोर्स्ड रिकॉल ब्रेन को अकाउंटेबिलिटी देता है। जितना तुम्हारा माइंड स्ट्रगल करेगा, उतना स्ट्रॉन्गर ट्रेस बनेगा। जब तुम बाद में नोट्स चेक करते हो, तो तुम्हें खुद की मिस्टेक दिखाई देती है। यह मिस्टेक अवेयरनेस डिस्कंफर्ट देती है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट लर्निंग का मोस्ट पावरफुल सिग्नल है। रिट्रीवल प्रैक्टिस और स्पेस्ड रेपिटेशन को कंबाइन करने पर एक कंप्लीट लर्निंग लूप बनता है। पहला रिकॉल स्ट्रगल देता है, दूसरा रेपिटेशन रीइंफोर्समेंट। ब्रेन स्ट्रगल से सीखता है, रेपिटेशन से स्थिर होता है। यही रीजन है कि इजी लर्निंग हमेशा टेम्पररी होती है। जब तुम एफर्टलेसली पढ़ते हो, तो ब्रेन शैलो लेयर में काम करता है। जब तुम एक्टिवली रिकॉल करते हो, तो ब्रेन डीप लेयर में जाता है, जहां मेमोरी कंसोलिडेशन होती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बताती है कि मेमोरी रिटेंशन की सबसे बड़ी एनिमी है ओवर कॉन्फिडेंस। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को आसान मानते हो, तुम उसका रिकॉल टेस्ट नहीं करते, लेकिन ब्रेन फेमिलियरिटी को मास्टरी समझ लेता है और एफर्ट बंद कर देता है। यही कारण है कि एग्जाम हॉल में अचानक फेमिलियर टॉपिक्स भी भूल जाते हैं, क्योंकि वह मेमोरी फ्रैजाइल होती है, रीइंफोर्स नहीं। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स फॉर रिटेंशन इज फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स एक्टिव रिकॉल को गेमिफाई करते हैं। जब तुम हर कार्ड पर एक क्वेश्चन आंसर पैटर्न बनाते हो, तो ब्रेन प्रिडिक्शन और फीडबैक दोनों एक्टिवेट करता है। प्रिडिक्शन डोपामीन एंटिसिपेशन पैदा करता है, फीडबैक करेक्शन देता है। यह दो केमिकल्स, डोपामीन और एसिटिलकोलिन, मिलकर लॉन्ग टर्म इनकोडिंग को स्टेबलाइज करते हैं। यही रीजन है कि आंकी या क्विजलेट जैसी स्पेस्ड रेपिटेशन एप्स बायोलॉजिकल लर्निंग के सबसे नजदीक काम करती है। मेमोरी रिटेंशन सिर्फ रेपिटेशन का फंक्शन नहीं, बल्कि रेस्ट का भी है। जब तुम एडिक्वेट स्लीप लेते हो, तो ब्रेन के हिपोकैम्पस में दिन भर की इंफॉर्मेशन रिप्ले होती है। इसे न्यूरल रिप्ले या मेमोरी कंसोलिडेशन कहा जाता है। स्लीप में स्लो वेव साइकिल्स न्यूरॉन्स को सिंक करते हैं, जिससे लर्नड इंफॉर्मेशन कॉर्टेक्स में परमानेंट स्टोर हो जाती है। अगर तुम स्लीप सैक्रिफाइस करते हो, तो तुम्हारा लर्निंग इनकम्प्लीट रहता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन कंसोलिडेशन स्टेप स्किप कर देता है। विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन टेक्निक्स मेमोरी को और गहरा बनाते हैं।
जब तुम किसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को विजुअल इमेज या स्टोरी से जोड़ते हो, तो ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स एक्टिव होते हैं, लेफ्ट एनालिटिकल, राइट क्रिएटिव। इस डुअल एक्टिवेशन से एनकोडिंग कई गुना बढ़ जाती है। जब तुम किसी फॉर्मूला को पिक्चर या सीन से जोड़ते हो, तो वो याद रह जाता है, क्योंकि दिमाग इमेज को सिंबॉलिक फॉर्म में एनकोड करता है। यही कारण है कि नेमोनिक्स और स्टोरीज इफेक्टिव होते हैं। वे ब्रेन को कॉन्टेक्स्ट देते हैं। मेमोरी रिटेंशन की एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है एरर करेक्शन रिव्यू। जब तुम हर टेस्ट के बाद अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करते हो और समझते हो कि गलती क्यों हुई, तो तुम लर्निंग को कॉन्शियस बनाते हो। ब्रेन एरर को थ्रेट मानता है, इसलिए वह उसे जल्दी याद रखता है। जब तुम उसे कॉन्शियसली एनालाइज करते हो, तो फियर न्यूट्रल हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। यही करेक्शन लूप ब्रेन को मास्टरी की ओर पुश करता है। रिटेंशन साइंस में सबसे अंडररेटेड टेक्निक है डेली माइक्रो रिव्यू। हर दिन का अंत 5 मिनट के क्विक रिकैप से करो। आज क्या सीखा, कहां अटके। यह सिंपल हैबिट ब्रेन को कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन मोड में रखती है। यह टाइनी रेपिटेशन स्पेस रेपिटेशन सिस्टम का माइक्रो वर्जन है। ब्रेन रेपिटेशन को फ्रीक्वेंसी से नहीं, कंसिस्टेंसी से आइडेंटिफाई करता है। मेमोरी रिटेंशन की साइकोलॉजी का अल्टीमेट लेसन यही है कि लर्निंग हमेशा एफर्टफुल होगी। कोई शॉर्टकट नहीं है। जो डिस्कंफर्ट से भागता है, वो फैमिलियरिटी में फंस जाता है, और जो डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करता है, वो न्यूरल रिवायरिंग करता है। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को बार बार रिकॉल करते हो, तुम दिमाग को सिग्नल दे रहे होते हो कि ये इंफॉर्मेशन मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा है। यही रेपिटेशन आइडेंटिटी को लर्निंग में बदल देती है। लर्निंग और रिमेंबरिंग के बीच वही फर्क है जो टेम्परेरी एंगेजमेंट और परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बीच होता है। याद रखना स्ट्रगल का प्रोसेस है, और स्ट्रगल ही ब्रेन की भाषा है। हर बार जब तुम भूलते हो, याद करते हो, दोबारा सीखते हो, तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कि वो स्टेबल बने। यही स्टेबिलिटी इंटेलिजेंस नहीं, कंट्रोल बनाती है। क्योंकि जो स्टूडेंट ये समझ गया कि याद रखना कोई मेमोरी ट्रिक नहीं, बल्कि एक कंट्रोल्ड रिकंस्ट्रक्शन है, उसने लर्निंग की रियल साइकोलॉजी पकड़ ली। जो भूलने से डरता है, वो सीखने से भी डरता है, और जो बार बार भूलकर दोबारा याद करता है, वही अपने माइंड को मास्टर करता है। चैप्टर 3, द फाइनमैन प्रिंसिपल, द साइकोलॉजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हर स्टूडेंट कभी ना कभी यह सोचता है कि उसने किसी टॉपिक को समझ लिया, लेकिन एग्जाम के समय वही टॉपिक उसे ब्लैंक कर देता है। इसका कारण ये नहीं कि वह भूल गया, बल्कि उसने कभी वास्तव में समझा ही नहीं था। दिमाग समझने और पहचानने में फर्क नहीं करता। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो और वो फेमिलियर लगता है, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली मान लेता है कि वह सीख गया। लेकिन फेमिलियरिटी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। समझ तब होती है जब ब्रेन किसी कॉन्सेप्ट को खुद एक्सप्लेन कर सके। यही प्रिंसिपल रिचर्ड फेनमैन ने डेकेड्स पहले बताया था। अगर तुम किसी चीज को सिंपल शब्दों में नहीं समझा सकते, तो तुमने उसे वास्तव में समझा नहीं। अंडरस्टैंडिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं, एक रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है। जब तुम किसी नए कॉन्सेप्ट को सीखते हो, तो ब्रेन उसे पुराने पैटर्न में फिट करने की कोशिश करता है। अगर वह फिट नहीं होता, तो ब्रेन कंफ्यूजन महसूस करता है। यही कंफ्यूजन लर्निंग का रियल स्टार्ट पॉइंट है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन से भागते हैं, उसे वीकनेस समझते हैं। जबकि न्यूरोसाइंस कहती है कि कंफ्यूजन न्यूरल रीऑर्गेनाइजेशन का संकेत है। जब पुरानी मेमोरी स्ट्रक्चर टूटती है और नई बनती है, यही प्रोसेस कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन कहलाती है। फेनमैन टेक्निक इसी रिकंस्ट्रक्शन पर आधारित है। जब तुम किसी टॉपिक को पढ़कर किसी और को सिखाने की कोशिश करते हो, तो तुम अपने माइंड को मजबूर करते हो कि वो इंफॉर्मेशन को दोबारा ऑर्गेनाइज करे। यह दोबारा ऑर्गेनाइजेशन डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। जब तुम बोलकर या लिखकर किसी कॉन्सेप्ट को समझाते हो, तो तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस
एक साथ एक्टिवेट होते हैं। एक ऑर्गेनाइज करता है, दूसरा रिकॉल। यह ड्यूअल एक्टिवेशन क्लैरिटी को प्रोड्यूस करता है। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल भाषा में ट्रांसलेट करते हो तो ब्रेन रिडंडेंसी हटाता है और एसेंस पकड़ता है। यही कंप्रेशन अंडरस्टैंडिंग की असली पहचान है। जितनी कॉम्प्लेक्स चीज को तुम सिंपल शब्दों में कह पाओगे, उतनी ही क्लैरिटी तुम्हारे दिमाग में होगी। ये क्लैरिटी तुम्हारे थॉट नेटवर्क की अलाइनमेंट दिखाती है। जब तक लैंग्वेज वेग रहेगी, अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट रहेगी। इसलिए बेस्ट लर्नर्स अपने सब्जेक्ट को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं जैसे किसी बच्चे को सिखा रहे हो। टीचिंग दूसरों को सिखाने की एक्ट नहीं, खुद को रिवील करने की एक्ट है। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को सिखाते हो तो तुम्हें अपनी नॉलेज की कमजोरियां दिखती है। हर वो जगह जहां तुम रुकते हो या अनसर्टेन होते हो, वही तुम्हारी कॉग्निटिव गैप है। यही गैप्स असली टीचर बनाती है। इफेक्टिव लर्नर्स उन गैप्स को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें सिस्टेमैटिकली फिल करते हैं। यही मेटाकॉग्निशन है, अपनी सोच को ऑब्जर्व करना और उसकी क्वालिटी सुधारना। पीयर टीचिंग और ग्रुप डिस्कशन इसी रीजन से पावरफुल है। जब तुम दूसरों के सामने किसी कॉन्सेप्ट को डिफेंड करते हो तो तुम्हारा ब्रेन रिट्रीवल अंडर प्रेशर मोड में जाता है। यह मोड डीपर रिकॉल और क्लैरिटी दोनों को फोर्स करता है। जब कोई तुम्हारे आर्गुमेंट को चैलेंज करता है तो तुम्हें उसे जस्टिफाई करना पड़ता है। यही जस्टिफिकेशन तुम्हारे माइंड को लॉजिकल कनेक्शन स्ट्रेंथन करने पर मजबूर करती है। इस प्रोसेस में अंडरस्टैंडिंग मैकेनिकल से एनालिटिकल बन जाती है। सेल्फ एक्सप्लेनेशन भी यही काम करती है, लेकिन इंटरनल लेवल पर। जब तुम पढ़ते समय अपने माइंड से बात करते हो, ये पॉइंट क्यों आया, इसका लॉजिक क्या है, अगर मैं इसे किसी को समझाऊं तो कैसे बताऊं, तो तुम ब्रेन को एक्टिव स्टेट में रख रहे होते हो। यह टेक्निक कॉग्निटिव एंगेजमेंट को बढ़ाती है। पैसिव रीडिंग में ब्रेन कंफर्ट जोन में रहता है, एक्टिव क्वेश्चनिंग उसे एफर्ट मोड में रखता है। यही एफर्ट समझ को गहराई देता है। अंडरस्टैंडिंग की सबसे बड़ी एनिमी है रोट रेपिटिशन। जब तुम बार बार वही चीज बिना एनालाइज किए पढ़ते हो तो ब्रेन सिर्फ पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, मीनिंग नहीं। मीनिंग तब बनता है जब इंफॉर्मेशन के बीच रिलेशनशिप बनते हैं। जब तुम पूछते हो वाई और हाउ, तो ब्रेन एसोसिएशन बनाता है। ये एसोसिएशंस लॉन्ग टर्म मेमोरी में सरवाइव करते हैं, आइसोलेटेड फैक्ट्स नहीं। इसलिए जो स्टूडेंट्स रीजन पर फोकस करते हैं वो इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं करते, इंटरनलाइज करते हैं। एनालॉजीज और एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंडिंग को बायोलॉजिकल लेवल पर एम्बेड करते हैं। जब तुम किसी एब्स्ट्रैक्ट थियरी को फैमिलियर इमेज से जोड़ते हो तो ब्रेन के दो हिस्से साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होते हैं, एनालिटिकल लेफ्ट और विजुअल राइट हेमिस्फीयर। यह ड्यूअल एक्टिवेशन मेमोरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को भी स्टेबलाइज करती है। इसी कारण इफेक्टिव टीचर्स हमेशा एनालॉजीज का उपयोग करते हैं। दिमाग अनफेमिलियर चीज को फेमिलियर स्ट्रक्चर से कंपेयर करके समझता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अनुसार इलैबोरेशन यानी किसी आइडिया को विस्तार देना भी अंडरस्टैंडिंग की है। जब तुम किसी डेफिनेशन को सिर्फ याद नहीं करते बल्कि उसे एक्सप्लेन, एक्सटेंड और कनेक्ट करते हो तो ब्रेन में मल्टीपल रिट्रीवल पाथ्स बनते हैं। यही मल्टीपल पाथ्स अंडरस्टैंडिंग को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। एग्जाम में यही फ्लेक्सिबिलिटी काम आती है। जब क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होता है तो वही स्टूडेंट आंसर कर पाता है जिसने कॉन्सेप्ट को इलैबोरेट किया होता है। पैराफ्रेजिंग और रिफ्रेजिंग कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट भी यही काम करते हैं। जब तुम किसी डिफिकल्ट पैराग्राफ को अपने शब्दों में रीराइट करते हो तो ब्रेन फोर्स ट्रांसलेशन करता है। यह ट्रांसलेशन ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट हो चुकी है। सिंपल लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन टूल नहीं, क्लैरिटी इंडिकेटर है। जितना कॉम्प्लेक्स तुम बोलोगे उतना अनक्लियर तुम सोचोगे। टीचिंग बेस्ड लर्निंग सिर्फ एकेडमिक नहीं, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तुम दूसरों को सिखाते हो तुम अपनी आइडेंटिटी रीडिफाइन करते हो। तुम अब लर्नर नहीं रहते, एक्सप्लेनर बन जाते हो। यह आइडेंटिटी शिफ्ट ईगो को डिसॉल्व करती है और
क्यूरियोसिटी को स्टेबलाइज करती है। जब माइंड टीचिंग मोड में होता है तो वह एक्टिवली सीक करता है, क्या मैं यह सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं? यह कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन तुम्हारे थॉट प्रोसेस को रिफाइन करती है। रोल प्ले लर्निंग इस ट्रांसफॉर्मेशन को और गहरा करती है। जब तुम खुद को किसी एक्सपर्ट की जगह रखकर एक्सप्लेन करते हो तो ब्रेन सिनेरियो बेस्ड एक्टिवेशन करता है। यह इमेजिनेशन तुमसे कंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशन डिमांड करती है। यही कंसिस्टेंसी क्लैरिटी को परमानेंट करती है। यही कारण है कि जो स्टूडेंट्स खुद को टीचर माइंडसेट में रखते हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट और ऑर्गेनाइज्ड सोच विकसित करते हैं। अंडरस्टैंडिंग की असली डेप्थ तब आती है जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में यूज कर पाओ। अगर तुम किसी प्रिंसिपल को सिर्फ एक सिचुएशन में जानते हो तो वह अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेमोराइजेशन है। लेकिन जब तुम उसे मल्टीपल सिचुएशंस में अप्लाई कर पाते हो तो वह कॉन्सेप्ट तुम्हारे सोचने के स्ट्रक्चर का हिस्सा बन चुका होता है। यही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, जब नॉलेज एक डोमेन से दूसरे डोमेन में फ्रीली मूव करती है। लर्निंग साइंटिस्ट्स ने दिखाया है कि टीचिंग और एक्सप्लेनिंग से ब्रेन में मिरर न्यूरॉन सिस्टम एक्टिवेट होता है। यह वही सिस्टम है जो एम्पैथी और इमिटेशन से जुड़ा है। इसका मतलब यह है कि जब तुम किसी और को सिखाते हो तुम्हारा ब्रेन खुद को भी स्टूडेंट की स्थिति में रखता है। यह ड्यूअल अवेयरनेस तुम्हारे कम्युनिकेशन को प्रिसाइज बनाती है। यही रीजन है कि टीचिंग सबसे पावरफुल फीडबैक मैकेनिज्म है। जो स्टूडेंट रेगुलरली सेल्फ एक्सप्लेनेशन और पीयर टीचिंग का उपयोग करता है उसका रिकॉल और कंसेप्चुअल रीजनिंग दोनों तेजी से इंप्रूव होते हैं। वह जानकारी को आइसोलेटेड नहीं, इंटरकनेक्टेड फॉर्म में सीखता है। उसकी मेमोरी फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड नहीं। वह अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स में भी अडेप्ट कर पाता है क्योंकि उसके पास केवल याद की हुई चीजें नहीं, सोचने का तरीका होता है। यही अंडरस्टैंडिंग का असली रूप है। नॉलेज जो ट्रांसफरेबल हो। फेनमन प्रिंसिपल एक सिंपल ट्रूथ पर आधारित है। क्लैरिटी कोई लग्जरी नहीं, डिसिप्लिन है। जब तक तुम अपने माइंड को एक्सप्लेनेशन के प्रेशर में नहीं डालते तुम कभी सच में नहीं समझोगे। हर बार जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हो तुम अपने दिमाग को शार्पन कर रहे होते हो। जो चीज सिंपल नहीं हो सकती वो या तो गलत है या अधूरी। अंडरस्टैंडिंग की साइकोलॉजी यही सिखाती है कि लर्निंग रेपिटेशन से नहीं, रिकंस्ट्रक्शन से होती है। हर बार जब तुम पढ़े हुए को अपने शब्दों में रीबिल्ड करते हो तुम अपने माइंड की आर्किटेक्चर रीडिजाइन कर रहे होते हो। यही रीडिजाइन तुम्हें ऑर्डिनरी लर्नर से इंसाइटफुल थिंकर बनाता है, क्योंकि असली ज्ञान वह नहीं जो याद रहे बल्कि वह है जो एक्सप्लेन किया जा सके। और जो व्यक्ति अपने ज्ञान को एक्सप्लेन कर सकता है वह सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहता, वह अपने ही माइंड का आर्किटेक्ट बन जाता है। चैप्टर 4 द आर्किटेक्चर ऑफ नॉलेज। हर स्टूडेंट नॉलेज जमा करता है लेकिन बहुत कम लोग उसे स्ट्रक्चर में बदलते हैं। यही फर्क होता है एवरेज लर्नर और इंटेलिजेंट थिंकर में। दिमाग इंफॉर्मेशन को रैंडम फ्रैगमेंट्स की तरह नहीं, इंटरकनेक्टेड पैटर्न्स की तरह प्रोसेस करता है। जब तुम पढ़ाई को बिना स्ट्रक्चर के करते हो तो हर कॉन्सेप्ट आइसोलेटेड रहता है। लेकिन जब तुम उसे हायरार्की, विजुअल्स या मैपिंग के माध्यम से ऑर्गेनाइज करते हो तो ब्रेन उसे सिस्टम की तरह स्टोर करता है। लर्निंग का उद्देश्य सिर्फ फैक्ट्स याद रखना नहीं बल्कि पैटर्न्स पहचानना है। जो पैटर्न्स देख सकता है वही कॉम्प्लेक्सिटी समझ सकता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार ब्रेन की स्ट्रक्चर खुद एक नेटवर्क है। इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कनेक्शंस के जरिए से ये मेमोरी बनाते हैं। लर्निंग का मतलब है कनेक्शंस बढ़ाना। जितने ज्यादा एसोसिएशंस किसी कॉन्सेप्ट से जुड़ते हैं उतनी डीप मेमोरी बनती है। यही कारण है कि माइंड मैपिंग और कॉन्सेप्ट मैपिंग पावरफुल टूल्स हैं। जब तुम किसी टॉपिक को डायग्राम या मैप के रूप में लिखते हो तो तुम अपने दिमाग के स्ट्रक्चर को मिरर करते हो। माइंड मैपिंग टेक्निक इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि विजुअल हायरार्की ब्रेन की एसोसिएटिव नेचर के अनुरूप है।
जब तुम किसी मेन टॉपिक से सब ब्रांचेस निकालते हो तो ब्रेन उसे ट्री लाइक पैटर्न में देखता है। यह स्ट्रक्चर एनकोडिंग को आसान बनाता है क्योंकि दिमाग नेचुरली कॉन्टेक्स्ट और रिलेशन के आधार पर सोचता है। अगर तुम किसी टॉपिक को आइसोलेटेड लिस्ट के रूप में पढ़ते हो तो वह जल्दी भूल जाता है क्योंकि रिलेशन एब्सेंट होता है। लेकिन जब तुम रिलेशन बना लेते हो तो हर नोड एक रिट्रीवल क्यू बन जाती है। यही रीजन है कि विजुअलाइजेशन मेमोरी को मल्टी डायमेंशनल बनाती है। कॉन्सेप्ट मैपिंग माइंड मैपिंग से एक कदम आगे है। इसमें टॉपिक्स सिर्फ विजुअल नहीं, लॉजिकली लिंक्ड होते हैं। हर कनेक्शन एक वाई या हाउ क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है। यह टेक्निक ब्रेन को एनालिटिकल और सिंथेटिक दोनों डायरेक्शंस में काम करने के लिए मजबूर करती है। जब तुम दो आइडियाज के बीच रिलेशन डिफाइन करते हो, तुम सिर्फ याद नहीं कर रहे, सोच रहे हो। यही थिंकिंग मेमोरी को रीइंफोर्स करती है। कॉर्नेल नोट टेकिंग सिस्टम इसी स्ट्रक्चरल फिलॉसफी पर चलता है। इसमें पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: क्यूज, नोट्स, समरी। जब तुम लेफ्ट मार्जिन में क्यूज, क्वेश्चंस या कीवर्ड्स लिखते हो तो तुम इंफॉर्मेशन के साथ रिलेशनल हुक्स बना रहे होते हो। नीचे समरी लिखना कंसोलिडेशन को ट्रिगर करता है। यह डिजाइन दिमाग के रिकॉल प्रोसेस को मिमिक करता है: क्यू रिकॉग्निशन, डिटेल्ड रिकॉल, कॉम्प्रेशन। यही कारण है कि स्ट्रक्चर्ड नोट्स हमेशा फ्रैगमेंटेड नोट्स से बेहतर काम करते हैं। फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स लर्निंग को सीक्वेंस में बदलते हैं। जब तुम किसी प्रोसेस या थ्योरी को विजुअल स्टेप्स में बदलते हो तो ब्रेन सीक्वेंशियल लॉजिक को आइडेंटिफाई करता है। यह लीनियर रीजनिंग को स्ट्रेंथन करता है। हर एरो एक डायरेक्शन सिग्नल देता है: कॉज से इफेक्ट, प्रिंसिपल से एप्लीकेशन। यही डायरेक्शनल क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग को सिंप्लीफाई करती है। चंकिंग टेक्निक भी इसी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। कॉग्निटिव लोड थ्योरी के अनुसार दिमाग एक समय में 4-7 इंफॉर्मेशन चंक्स को ही प्रोसेस कर सकता है। इसलिए इफेक्टिव लर्नर्स इंफॉर्मेशन को स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जब तुम्हारे नोट्स स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो ब्रेन उसे लो लोड इनपुट मानता है। स्ट्रक्चर मेंटल फ्रिक्शन को कम करता है। बिना स्ट्रक्चर के इंफॉर्मेशन केओस में बदल जाती है, जिससे ब्रेन अवॉइडेंस ट्रिगर करता है। यही कारण है कि मेसी नोट्स और क्लटर्ड स्टडी पैटर्न्स कंसंट्रेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। कॉन्सेप्चुअल आउटलाइनिंग एक और अंडररेटेड स्किल है। जब तुम किसी टॉपिक को आउटलाइन में बदलते हो तो तुम हायरार्की डिफाइन कर रहे होते हो: कौन कॉन्सेप्ट मेन है, कौन सपोर्टिंग। यह प्रोसेस ब्रेन को प्रायोरिटी सिग्नल्स देता है। प्रायोरिटी क्लैरिटी को क्रिएट करती है। अगर दिमाग को पता नहीं कि कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा रेलेवेंट है तो वो ओवरलोड महसूस करता है। आउटलाइनिंग इस ओवरलोड को फिल्टर करता है और कॉग्निटिव स्टेबिलिटी लाता है। स्कीमा फॉर्मेशन लर्निंग साइकोलॉजी का कोर है। स्कीमा का मतलब है मेंटल फ्रेमवर्क जो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। हर बार जब तुम कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हो, ब्रेन उसे एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट करने की कोशिश करता है। अगर फिट हो जाता है तो लर्निंग एफर्टलेस लगती है। अगर नहीं तो कंफ्यूजन पैदा होती है। यही कंफ्यूजन रीस्ट्रक्चरिंग को ट्रिगर करता है। जब तुम कॉन्शियसली स्कीमा बनाते हो, डायग्राम्स, आउटलाइंस और फ्लो बेस्ड नोट्स के माध्यम से तुम अपने ब्रेन के लिए शॉर्टकट बना रहे होते हो। हाइलाइटिंग और कलर कोडिंग भी इसी स्ट्रक्चर का हिस्सा है। लेकिन यह केवल तब इफेक्टिव होते हैं जब इंटेंशनल हो। रैंडम हाइलाइटिंग ब्रेन को डेकोरेशन लगता है, नॉट डिस्टिंक्शन। लेकिन जब तुम डिफरेंट कलर्स को कैटेगरी या हायरार्की से जोड़ते हो तो कलर एक कॉग्निटिव सिग्नल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशंस के लिए ब्लू, एग्जाम्पल्स के लिए येलो, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए रेड। जब ये एसोसिएशंस कंसिस्टेंट होती है तो ब्रेन उन्हें पैटर्न के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। यही रीजन है कि स्ट्रक्चर्ड कलर सिस्टम्स रिकॉल को एक्सेलरेट करते हैं। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का एक हिडन बेनिफिट है: रिड्यूस्ड एंजाइटी। जब नोट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो ब्रेन को प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है। प्रिडिक्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट करती है।
अनसर्टेनिटी एंजाइटी का रूट कॉज है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा सिलेबस स्ट्रक्चर में मैप्ड है, तो दिमाग थ्रेट नहीं परसीव करता। यही मेंटल कामनेस फोकस को सस्टेन करती है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन अंडरस्टैंडिंग को एम्बॉडीड कॉग्निशन में बदल देती है। इसका मतलब है कि जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को ड्रॉ करते हो, तो तुम फिजिकल मूवमेंट से कॉग्निटिव लिंक बना रहे होते हो। हैंड मूवमेंट और विजुअल एनकोडिंग मिलकर मोटर मेमोरी बनाते हैं। यही रीजन है कि हैंड रिटन माइंड मैप्स डिजिटल नोट्स से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। फिजिकल ड्राइंग ब्रेन के मल्टीपल एरियाज को एक्टिवेट करता है। विजुअल कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यह मल्टी चैनल इनकोडिंग लॉन्ग टर्म रिटेंशन की सबसे इफेक्टिव फॉर्म है। स्ट्रक्चर्ड स्टडी सिस्टम का मतलब यह नहीं कि तुम हर चीज को कॉम्प्लेक्स डायग्राम में बदलो। स्ट्रक्चर का उद्देश्य क्लैरिटी है, डेकोरेशन नहीं। इफेक्टिव लर्नर्स स्ट्रक्चर को सिंप्लिसिटी के साथ बैलेंस करते हैं। अगर कोई सिस्टम इंफॉर्मेशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दे, तो वह स्ट्रक्चर नहीं, क्लटर है। ब्रेन सिंप्लिसिटी और पैटर्न दोनों पसंद करता है। बैलेंस जरूरी है। जब तुम रेगुलर मैपिंग और आउटलाइनिंग करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन ग्रेजुअली रिलेशनल थिंकर बन जाता है। तुम हर कॉन्सेप्ट को आइसोलेटेड नहीं, इंटरकनेक्टेड देखने लगते हो। यही हायर लेवल कॉग्निशन है। जब तुम डिटेल्स में नहीं, स्ट्रक्चर में सोचने लगते हो, यही सोच एनालिटिकल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट होती है। लर्निंग की आर्किटेक्चर यही सिखाती है कि दिमाग को स्ट्रक्चर चाहिए, केओस नहीं। जब तक तुम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज नहीं करते, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में डिसिपेट हो जाती है। स्ट्रक्चर लर्निंग को आइडेंटिटी में बदल देता है। एक बार जब ब्रेन किसी सब्जेक्ट को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर कर लेता है, तो उसे भूलना कठिन हो जाता है। स्ट्रक्चर ही स्टेबिलिटी है। जो स्टूडेंट ये समझ गया कि स्टडी रैंडम नहीं आर्किटेक्चर है, उसने अपनी एफिशिएंसी दोगुनी कर ली, क्योंकि अब वो इन्फॉर्मेशन नहीं जमा करता, कनेक्शंस बनाता है। दिमाग कनेक्शंस पर चलता है, डेटा पर नहीं। क्योंकि याद रखना नॉलेज नहीं देता, समझ की आर्किटेक्चर देती है। और जो अपने माइंड में आर्किटेक्चर बना लेता है, वह किसी भी सब्जेक्ट को डाइसेक्ट कर सकता है। स्ट्रक्चर ही क्लैरिटी है, और क्लैरिटी ही पावर। चैप्टर 5, द आर्ट ऑफ नोट साइकोलॉजी। हर स्टूडेंट नोट्स बनाता है, लेकिन बहुत कम समझते हैं कि नोट्स लिखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का तरीका नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है। नोट्स तुम्हारे दिमाग का एक्सटर्नल मेमोरी सिस्टम है। तुम्हारा ब्रेन टेम्पररी स्टोरेज के लिए बना नहीं है। वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी बहुत सीमित होती है। एक समय में केवल 4 से 7 चंक्स तक संभाल सकती है। इसलिए अगर तुम बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड नोट सिस्टम के पढ़ते हो, तो इंफॉर्मेशन कुछ ही घंटों में डिसिपेट हो जाती है। इफेक्टिव नोट टेकिंग लर्निंग का मैकेनिकल एक्ट नहीं, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें एनकोडिंग, रिफ्लेक्शन और सिंप्लीफिकेशन तीनों होते हैं। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को सुनते या पढ़ते समय लिखते हो, तो तुम्हारा ब्रेन फोर्स्ड सिलेक्शन करता है। वह तय करता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। यह सिलेक्शन अटेंशन को शार्पन करता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि राइटिंग और लिसनिंग एक साथ करने पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और मोटर कॉर्टेक्स दोनों एक्टिवेट होते हैं। यही ड्यूअल एक्टिवेशन कंसंट्रेशन को डीप करता है और रिटेंशन को बढ़ाता है। हाथ से लिखना मैकेनिकल नहीं, बायोलॉजिकल एनकोडिंग है। हर लेटर के साथ तुम्हारा मोटर मेमोरी नेटवर्क डेवलप होता है, जिससे दिमाग इंफॉर्मेशन को फिजिकल मूवमेंट से जोड़ लेता है। यही कारण है कि हैंड रिटन नोट्स टाइप नोट्स की तुलना में ज्यादा याद रहते हैं। कॉर्नेल नोट टेकिंग मेथड इस प्रिंसिपल का रिफाइंड वर्जन है। इसमें पेज को 3 हिस्सों में बांटा जाता है: मेन नोट्स, क्यू कॉलम और समरी सेक्शन। मेन एरिया में कॉन्सेप्ट्स लिखे जाते हैं, क्यू कॉलम में कीवर्ड्स या क्वेश्चंस, और नीचे समरी में पूरे पेज का सारांश। यह सिस्टम दिमाग को 3 लेयर्स में काम करने पर मजबूर करता है: परसेप्शन, क्वेश्चनिंग, सिंथेसिस। क्यू कॉलम एक्टिव रिकॉल को ट्रिगर करता है।
समरी कंसोलिडेशन को। जब तुम बाद में रिवीजन करते हो तो क्यू कॉलम देखकर ब्रेन खुद से क्वेश्चन पूछता है, जिससे रिट्रीवल प्रोसेस नेचुरल बन जाती है। इस तरह नोट्स सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रहते, सेल्फ क्विजिंग टूल बन जाते हैं। नोट्स का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पर्पस रिफ्लेक्शन है। जब तुम किसी लेक्चर या टॉपिक को अपने शब्दों में रीराइट करते हो तो तुम अपने दिमाग को दोबारा प्रोसेस करने का मौका देते हो। यही रीराइटिंग क्लैरिटी पैदा करती है। जो स्टूडेंट्स सिर्फ सुनकर नोट्स लेते हैं वे कॉपीइंग कर रहे होते हैं, जो बाद में रीराइट करते हैं वे प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। रीराइटिंग न्यूरल फिल्टरिंग का काम करती है। दिमाग रेपिटेशन के दौरान इरेलीवेंट डिटेल्स को हटाकर स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है। हर रीराइट न्यूरल कंप्रेशन है, जहां जानकारी एसेंस में बदलती है। कलर कोडिंग और सिंबल बेस्ड एनोटेशन भी नोट साइकोलॉजी का हिस्सा है। जब तुम कंसिस्टेंट कलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हो, जैसे ब्लू फॉर डेफिनेशंस, रेड फॉर फॉर्मूलाज, ग्रीन फॉर एग्जांपल्स, तो तुम्हारा ब्रेन उन्हें एसोसिएटिव टैग्स के रूप में स्टोर करता है। यह टैगिंग रिट्रीवल को तेज बनाती है, लेकिन यह तभी इफेक्टिव होती है जब इंटेंशनल हो। रैंडम हाइलाइटिंग डेकोरेशन बन जाती है, कंसिस्टेंट हाइलाइटिंग एनकोडिंग बन जाती है। एनोटेशंस यानी मार्जिन में छोटे ऑब्जर्वेशंस लिखना दिमाग के मेटाकॉग्निटिव डायलॉग का हिस्सा है। जब तुम अपने नोट्स में कमेंट करते हो, यह क्यों हुआ, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यह लॉजिक कमजोर है, तो तुम पैसिव लर्नर से एक्टिव इवैल्यूएटर बन जाते हो। यही इंटरनल कमेंट्री लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टिम्युलेट करती है। एनोटेशन एक ऐसा सटल फीडबैक है जो तुम्हें अपने सोचने की प्रक्रिया का ऑब्जर्वर बना देता है। हैंड रिटन नोट्स एक और हिडन साइकोलॉजिकल एडवांटेज देते हैं। वे अटेंशन एंकर बनते हैं। स्क्रीन बेस्ड टाइपिंग में ब्रेन स्क्रोलिंग और स्विचिंग की वजह से फ्रैगमेंटेड अटेंशन डेवलप करता है। लेकिन जब तुम फिजिकल नोटबुक में लिखते हो तो सेंसरी कंटिन्यूटी बनती है। पेज की टेक्सचर, पेन का प्रेशर, राइटिंग एंगल, ये सब सेंसरी क्यूज मेमोरी एंकर बन जाते हैं। बाद में वही पेज देखकर ब्रेन कॉन्टेक्स्ट रिकॉल करता है। यही एम्बॉडीड कॉग्निशन है, लर्निंग जो फिजिकल इंटरैक्शन से जुड़ी होती है। नोट्स को रिविजिट करना लर्निंग का दूसरा फेज है। जब तुम नोट्स दोबारा पढ़ते हो तो फैमिलियरिटी ट्रैप में मत फंसो। सिर्फ देखने से मेमोरी स्ट्रेंथन नहीं होती। एक्टिव रिवीजन करो, क्वेश्चंस बनाओ, पॉइंट्स कवर करने से पहले खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। यही रिट्रीवल बेस्ड रिव्यू कहलाता है। नोट्स को दोहराने का उद्देश्य सिर्फ रिफ्रेश करना नहीं, रिवायर करना है। जब तुम नोट्स पढ़ते समय अपने माइंड से एक्सप्लेन करते हो तो दिमाग दोबारा लर्निंग मोड में चला जाता है। यही रिपीटेड रिएक्टिवेशन कंसोलिडेशन को परमानेंट बनाती है। कंडेंसिंग नोट्स एक एडवांस साइकोलॉजिकल स्टेप है। जब तुम पूरे चैप्टर को एक पेज में कॉम्प्रेस करते हो तो तुम्हें मुख्य आइडियाज का हायरार्की दिखता है। कॉम्प्रेशन सेलेक्टिव थिंकिंग सिखाती है। ब्रेन क्लैरिटी तब पाता है जब उसे इंफॉर्मेशन की रिलेटिव इंपॉर्टेंस समझ आती है। कंडेंस्ड नोट्स तुम्हें सिस्टम लेवल व्यू देते हैं, डिटेल लेवल नहीं। एग्जाम प्रिपरेशन के समय यही कंडेंस्ड नोट्स सबसे इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि वे रिट्रीवल नेटवर्क एक्टिवेट करते हैं। बर्डन नहीं, सिक्योरिटी में कुछ नोट मेकिंग की सबसे पावरफुल टेक्निक है रीराइटिंग विद पर्पस। जब तुम नोट्स को क्लीन और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दोबारा लिखते हो तो तुम सिर्फ प्रेजेंटेशन सुधार नहीं रहे, तुम इंफॉर्मेशन को एक नए न्यूरल लेआउट में ट्रांसफर कर रहे हो। ओल्ड मेसी नोट्स केओस होते हैं, रीरिटन नोट्स ऑर्डर। ब्रेन ऑर्डर को प्रिफर करता है क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी कॉग्निटिव कंफर्ट देती है। यही रीजन है कि ऑर्गेनाइज नोट्स फोकस इंप्रूव करते हैं। डिजिटल टूल्स जैसे नोशन, ऑब्सिडियन या एवरनोट भी इफेक्टिव हो सकते हैं अगर उनका इस्तेमाल रिफ्लेक्टिव तरीके से हो। लेकिन डिजिटल कन्वीनियंस शैलो लर्निंग भी पैदा कर सकता है, क्योंकि टाइपिंग एफर्टलेस है। लर्निंग हमेशा एफर्टफुल होती है। अगर सिस्टम एफर्टलेस हो गया तो रिटेंशन घटेगा। इसलिए हैंड रिटन नोट्स को कोर रखो,
डिजिटल को सप्लीमेंट बनाओ। डेली नोट रिव्यू सेशंस स्पेस्ड रेपिटेशन के साथ सबसे इफिशिएंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जब तुम हर दिन प्रीवियस डे के नोट्स ब्रीफली रिवाइज करते हो, तो ब्रेन फॉरगेटिंग कर्व फ्लैटन करता है। 5 मिनट माइक्रो रिव्यू सेशन लॉन्ग टर्म रिटेंशन को एक्सपोनेंशियल बना देता है। यह हैबिट कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन कहलाती है। ब्रेन को बार बार सिग्नल देना कि यह इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है। रेलेवेंस ब्रेन की प्रायोरिटी मैकेनिज्म है। जो चीज बार बार रिविजिट होती है, उसे दिमाग प्रायोरिटी लेबल देता है। नोट मेकिंग इमोशनल रेगुलेशन में भी मदद करता है। जब सिलेबस बड़ा होता है, माइंड ओवरलोड महसूस करता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड नोट्स सिलेबस को मैनेजेबल बना देते हैं। ये परसेप्शन एंजाइटी कम करता है। जब इंफॉर्मेशन विजिबल और ऑर्गेनाइज्ड होती है, तो अनसर्टेनिटी घटती है। अनसर्टेनिटी कॉग्निटिव स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है। नोट्स क्लैरिटी के जरिए कंट्रोल का इल्यूजन नहीं, एक्चुअल कंट्रोल देते हैं। इफेक्टिव नोट सिस्टम्स ब्रेन के लिए एक्सटर्नल स्कैफोल्डिंग है। यह वह स्ट्रक्चर है जिस पर मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग टिकती है। जब तुम किसी टॉपिक को लिखते, समराइज करते और सिंप्लीफाई करते हो, तो तुम अपने ही न्यूरल नेटवर्क को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हो। नोट्स तुम्हारे माइंड का मिरर है। जितने ऑर्गेनाइज नोट्स होंगे, उतनी ही ऑर्गेनाइज तुम्हारी थिंकिंग होगी। लर्निंग साइंटिस्ट्स कहते हैं कि नोट मेकिंग सिर्फ एकेडमिक टूल नहीं, एक साइकोलॉजिकल रिचुअल है। जब तुम लिखते हो, तुम अपने थॉट पैटर्न्स को बाहर उतारते हो, एनालाइज करते हो और रिफाइन करते हो। यही प्रोसेस तुम्हारे कॉग्निशन को डिसिप्लिन्ड बनाती है। नोट्स बनाने की आदत कंसिस्टेंसी सिखाती है। हर दिन लिखने वाला माइंड स्कैटर्ड नहीं रहता। डेली राइटिंग ब्रेन के लिए आइडेंटिटी एंकर बन जाता है। मैं लर्नर हूं। यही आइडेंटिटी फोकस और कॉन्फिडेंस दोनों को स्टेबल करती है। जो स्टूडेंट्स नोट्स को मैकेनिकल हैबिट की बजाय रिफ्लेक्टिव डिसिप्लिन बना लेते हैं, उनके लिए पढ़ाई स्ट्रगल नहीं रहती। क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग पैटर्न देखता है, रेपिटेशन नहीं, तो उसे क्लैरिटी में प्लेजर मिलता है। यही प्लेजर सस्टेनेबल मोटिवेशन बन जाता है। नोट्स स्टडी का प्रोडक्ट नहीं, स्टडी की साइकोलॉजी है। वो तुम्हें सिर्फ याद नहीं कराते, वो तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और जब सोचने की प्रक्रिया डिसिप्लिन्ड हो जाती है, तब पढ़ाई एफर्टलेस लगने लगती है। जो अपने नोट्स को अपने माइंड का एक्सटेंशन बना लेता है, उसे रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। उसका दिमाग खुद रिवीजन बन जाता है। क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ याद रखना नहीं, बल्कि सोचने का तरीका बदलना है। और जो सोचने का तरीका बदल देता है, वो हर सब्जेक्ट में मास्टर हो जाता है। नोट्स उस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। चैप्टर 6, द लैंग्वेज ऑफ मेमोरी एनकोडिंग। याददाश्त मैकेनिकल रेपिटेशन से नहीं बनती, बल्कि इमेजिनेशन से बनती है। हर बार जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को केवल पढ़ते हो, तो वह तुम्हारे दिमाग में सतही निशान छोड़ता है। लेकिन जब तुम उसी कॉन्सेप्ट को किसी इमेज, स्टोरी या इमोशन से जोड़ते हो, तो दिमाग उसे प्रायोरिटी दे देता है। ब्रेन के लिए याद रखना लॉजिक का नहीं, सर्वाइवल का प्रोसेस है। उसे वही चीजें याद रहती है जिनमें इमोशन या नॉवेल्टी होती है। यही कारण है कि म्नेमोनिक्स, लोसी मेथड और स्टोरी टेलिंग जैसी टेक्निक्स सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये दिमाग की नेचुरल मेमोरी लैंग्वेज है। साइकोलॉजी बताती है कि मेमोरी का बेस हिपोकैम्पस होता है, लेकिन रिटेंशन का कंट्रोल एमिगडाला के पास होता है। एमिगडाला इमोशनल रेलेवेंस को डिटेक्ट करता है। जब किसी इंफॉर्मेशन से इमोशन जुड़ जाता है, डर, हास्य, आश्चर्य या कनेक्शन, तो एमिगडाला हिपोकैम्पस को सिग्नल भेजता है कि इसे मत भूलना। यह सिग्नल मेमोरी ट्रेस को स्टेबलाइज कर देता है। यही कारण है कि हमें रैंडम फॉर्मूलाज जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन कोई एम्बैरेसिंग या इंस्पायरिंग मोमेंट सालों तक याद रहता है। इमोशन मेमोरी को ग्लू करता है। म्नेमोनिक टेक्निक्स इसी बायोलॉजिकल रूल पर काम करती है। जब तुम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को किसी विविड, फनी या स्ट्रेंज इमेज से जोड़ते हो, तो ब्रेन उसे इमीडिएट थ्रेट या नॉवेल्टी की तरह परसीव करता है।
mnemonic शब्द ही mnemosyne से आया है, जो ग्रीक मिथोलॉजी में मेमोरी की गॉडेस थी। यानी mnemonic सिस्टम्स ब्रेन की नेचुरल इमेजरी इंस्टिंक्ट्स को ट्रिगर करते हैं। जब कोई जानकारी अनयूजुअल और क्रिएटिव बन जाती है, तो दिमाग उसे इंपॉर्टेंस दे देता है। यह इंपॉर्टेंस रिटेंशन का दूसरा नाम है। एक्रोनिम्स और अक्रॉस्टिक्स इसी एसोसिएटिव प्रिंसिपल का सिंप्लीफाइड वर्जन है। जब तुम किसी कॉम्प्लेक्स लिस्ट को याद रखने के लिए उसके फर्स्ट लेटर से नया शब्द बनाते हो, तो तुम इंफॉर्मेशन को कंप्रेस कर रहे होते हो। ब्रेन कंप्रेशन को पसंद करता है क्योंकि यह एनर्जी बचाता है। कॉम्प्रेशन न्यूरल इकोनॉमी का हिस्सा है। जितनी कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन, उतनी फास्ट रिकॉल। यही कारण है कि लॉन्ग टर्म एक्सपर्ट्स रॉ डेटा नहीं, सिंबल्स और पैटर्न्स में सोचते हैं। उनका दिमाग कॉम्प्रेस्ड इमेजेस में ऑपरेट करता है। स्टोरी टेलिंग मेमोरी मेथड mnemonic की एडवांस्ड फॉर्म है। जब तुम किसी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को एक इमोशनल स्टोरी में बदलते हो, तो ब्रेन उसे नैरेटिव स्ट्रक्चर में एनकोड करता है। ह्यूमन माइंड नैरेटिव थिंकर है, डेटा प्रोसेसर नहीं। जब कोई जानकारी स्टोरी बन जाती है, तो उसका बिगिनिंग, मिडिल और एंड स्ट्रक्चर बन जाता है। यह स्ट्रक्चर रिकॉल के लिए ऑटोमेटिक क्यू बनता है। हर सीन अगली जानकारी की दिशा बताता है। यही रीजन है कि स्टूडेंट्स जो स्टोरीज बनाकर कॉन्सेप्ट्स याद करते हैं, उनका रिकॉल ज्यादा नेचुरल होता है। लोसी मेथड यानी मेमोरी पैलेस सबसे एंशंट और इफेक्टिव टेक्निक है। ग्रीक फिलोसोफर्स इसे स्पीचेस याद रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसमें तुम किसी वेल नोन जगह, जैसे घर या सड़क, को इमेजिनेशन में लेते हो और हर कॉन्सेप्ट को किसी फिजिकल लोकेशन से जोड़ देते हो। जब बाद में तुम उस जगह की इमेजिनेशन में घूमते हो, तो हर जगह एक कॉन्सेप्ट ट्रिगर करती है। यह टेक्निक स्पेशल मेमोरी पर आधारित है, जो ह्यूमन ब्रेन की सबसे पावरफुल मेमोरी सिस्टम्स में से एक है। जब इंफॉर्मेशन जगहों से जुड़ती है, तो दिमाग उसे रियल एक्सपीरियंस की तरह स्टोर करता है। यही रीजन है कि जगहें और राउट्स कभी नहीं भूलते, लेकिन डेफिनेशंस भूल जाते हैं। पेक सिस्टम भी इसी एसोसिएटिव लॉजिक पर चलता है। इसमें नंबर्स को स्पेसिफिक राइमिंग वर्ड्स या इमेजेस से जोड़ा जाता है, जैसे वन सन, टू शू, थ्री ट्री। जब कोई लिस्ट याद करनी होती है, तो हर आइटम को इन पेग से अटैच कर देते हैं। इससे रिकॉल स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट का एक एंकर होता है। यह स्ट्रक्चर रिकॉल को ऑटोमेटिक बनाता है। सॉन्ग्स और रिदम्स मेमोरी के लिए दूसरी बायोलॉजिकल शॉर्टकट है। ब्रेन को पैटर्न्स पैटर्न्स और रिदम्स पसंद है, क्योंकि वे प्रिडिक्शन अलाउ करते हैं। जब तुम किसी जानकारी को रिदम या ट्यून में डालते हो, तो ब्रेन उसे म्यूजिक की तरह स्टोर करता है। म्यूजिक मेमोरी प्रोसीजरल मेमोरी की कैटेगरी में आती है, जो डिक्लेरेटिव मेमोरी से ज्यादा ड्यूरेबल होती है। यही कारण है कि लोगों को बचपन के गाने याद रहते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक्स नहीं। रिदम लर्निंग को मोटर मेमोरी से जोड़ देता है। विजुअलाइजेशन ड्यूअल कोडिंग थ्योरी की प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है। जब तुम किसी वर्ड या कॉन्सेप्ट के साथ विजुअल इमेज क्रिएट करते हो, तो दिमाग के दो पैरेलल सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं, वर्बल सिस्टम और विजुअल सिस्टम। यह ड्यूअल एक्टिवेशन रिडंडेंसी क्रिएट करता है। अगर वर्बल ट्रेस कमजोर भी हो जाए, तो विजुअल ट्रेस उसे रिकॉल करने में मदद करता है। यही रीजन है कि डायग्राम्स और माइंड मैप्स मेमोरी को कई गुना बढ़ा देते हैं। वर्ड्स अकेले फ्रेजाइल होते हैं, इमेजेस उन्हें स्टेबलाइज करते हैं। क्रिएटिंग एनालॉजीज भी इनकोडिंग की डीप प्रोसेस है। जब तुम किसी अनफेमिलियर कॉन्सेप्ट को किसी फेमिलियर इमेज या सिस्टम से कंपेयर करते हो, तो ब्रेन एग्जिस्टिंग स्कीमा का इस्तेमाल करता है। यह कंपैरिजन मेंटल ब्रिज बनाता है। हर एनालॉजी एक शॉर्टकट है, जो कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंप्लीफिकेशन में बदल देती है। एनालॉजीज ब्रेन के एब्स्ट्रैक्शन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है। यही कारण है कि समझ और याद दोनों एनालॉजीज से बेहतर होते हैं। इमोशनली चार्ज्ड इमेजेस सबसे पावरफुल एनकोडिंग क्यूज होती है। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को एग्जेजरेट, ड्रामेटाइज या पर्सोनिफाई करते हो, तो ब्रेन उसे हाई प्रायोरिटी मेमोरी के रूप में टैग कर देता है।
उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें एटम स्ट्रक्चर याद रखना है, तो उसे एक मिनी सोलर सिस्टम की तरह इमेजिन करो। न्यूक्लियस सूर्य है, इलेक्ट्रॉन्स ग्रह है। यह इमेज एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को टैंजिबल बना देती है। ब्रेन टैंजिबल एक्सपीरियंसेस को एब्स्ट्रैक्ट सिंबल से ज्यादा प्रेफर करता है। एलैबोरेशन और एग्जैजरेशन मेमोरी एनहांसमेंट के टूल्स हैं। जब तुम किसी जानकारी को हास्यास्पद, अजीब या विजुअली शॉकिंग बना देते हो, तो ब्रेन उसे नॉवेल्टी रिवॉर्ड देता है। नॉवेल्टी डोपामीन रिलीज करती है और डोपामीन कंसोलिडेशन को मजबूत करता है। यही कारण है कि बिजार म्नेमोनिक्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। एनकोडिंग का एक हिडन लेयर है, पर्सनल रेलेवेंस। जब इंफॉर्मेशन तुम्हारे जीवन, इमोशन या आइडेंटिटी से जुड़ती है, तो रिटेंशन कई गुना बढ़ जाता है। सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट बताता है कि दिमाग सेल्फ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी देता है। अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को अपने एक्सपीरियंस से जोड़ पाओ, तो वो ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाता है। यही रीजन है कि सेल्फ मेड एग्जाम्पल्स और सेल्फ जेनरेटेड स्टोरीज दूसरों की तुलना में ज्यादा याद रहते हैं। लर्निंग साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ब्रेन कोल्ड स्टोरेज नहीं, एक्टिव सिस्टम है। उसे सिंबल्स, साउंड्स, इमेजेस और फीलिंग्स से इंटरैक्ट करना पसंद है। जितनी मल्टी सेंसरी एनकोडिंग होगी, उतनी ड्यूरेबल मेमोरी बनेगी। विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक क्यूज जब एक साथ एक्टिवेट होते हैं, तो दिमाग मल्टीपाथ रिट्रीवल डेवलप करता है। यही कारण है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के दौरान बोलते, लिखते और विजुअलाइज करते हैं, उनका रिकॉल कई गुना बढ़ जाता है। मेमोरी एनकोडिंग को डार्क साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखो, तो यह प्योर मैनिपुलेशन है। तुम अपने दिमाग को ट्रिक कर रहे हो कि किसी चीज को इंपॉर्टेंस दे। ब्रेन को इग्नोर करने के लिए नहीं, डिसीव करने के लिए ट्रेन करना होता है। जब तुम उसे अनयूजुअल, इमोशनल या स्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस देते हो, तो वह ओबे करता है। जो लर्नर अपने ब्रेन को यह इल्यूजन दे देता है कि लर्निंग एक्साइटमेंट है, वो मास्टरी के सबसे पास होता है। मेमोरी एनकोडिंग की असली भाषा इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन तभी काम करती है जब तुम उसे कंट्रोल करना सीखते हो। हर बार जब तुम किसी टॉपिक को पढ़ो, उससे पूछो, मैं इसे कैसे देख सकता हूं। विजुअलाइजेशन इंटरनल पेंटिंग है, और ब्रेन उसे फिक्शन नहीं, एक्सपीरियंस समझता है। यही कारण है कि सबसे पावरफुल लर्नर्स कलाकारों की तरह सोचते हैं। वे देखते हैं, महसूस करते हैं और तभी याद करते हैं। याद रखने की यह कला मैकेनिकल नहीं, आर्टिस्टिक है। यह वह क्षण है जब लर्निंग क्रिएटिव बनती है। जब तुम इमेजिनेशन और लॉजिक को मिलाते हो, तो मेमोरी सिर्फ रिपीटिशन का प्रोडक्ट नहीं रहती, वह क्रिएशन का रिजल्ट बन जाती है। जो व्यक्ति अपनी मेमोरी को इमेजिन करना सिखा देता है, वह लर्निंग के हर फॉर्म को डोमिनेट कर सकता है। क्योंकि याद रखना कोई गिफ्ट नहीं, एक लैंग्वेज है, और यह लैंग्वेज दिमाग की मूल भाषा है। शब्द भूल सकते हैं, लेकिन इमेजेस नहीं। ब्रेन इमेजिनेशन को ट्रूथ की तरह स्टोर करता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने माइंड में विविड इमेजेस, पैटर्न्स और स्टोरीज बनाना सीख जाता है, उसे कभी दोहराना नहीं पड़ता। उसका दिमाग खुद रेपिटेशन बन जाता है। चैप्टर 7, द विजुअलाइजेशन माइंडसेट। पढ़ाई का सबसे गहरा स्तर वह होता है जब तुम सिर्फ शब्द नहीं, चित्र देखने लगते हो। जब तुम किसी विचार को अपने मन में दृश्य रूप में महसूस कर लेते हो, तो वह हमेशा के लिए याद रह जाता है। विजुअलाइजेशन दिमाग की वह भाषा है जो शब्दों से पहले से मौजूद थी। शब्द बाद में आए, लेकिन चित्र पहले थे। हर जानकारी, हर विचार, हर स्मृति किसी न किसी दृश्य या भावना से जुड़ी होती है। यही कारण है कि जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स को देखना सीख जाता है, उसके लिए याद रखना एफर्टलेस हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग दो स्तरों पर जानकारी को प्रोसेस करता है, शब्दों के रूप में और चित्रों के रूप में। जब दोनों एक साथ सक्रिय होते हैं, तो लर्निंग कई गुना तेज हो जाती है। इसे ड्यूअल कोडिंग थ्योरी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है
कि जब तुम किसी विषय को पढ़ते समय उसका दृश्य रूप बनाते हो, तो दिमाग के दो अलग हिस्से, वर्बल और विजुअल कॉर्टेक्स, एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। यह दोहरा एक्टिवेशन मेमोरी को गहराई देता है। इसलिए डायग्राम्स, माइंड मैप्स या स्केचेस पढ़ाई को मैकेनिकल नहीं, सेंसरी बनाते हैं। विजुअलाइजेशन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह दिमागर को कॉन्टेक्स्ट देती है। शब्द कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इमेज में मीनिंग खुद शामिल होता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सोचो और अपने दिमाग में यह चित्र बना लो कि दिल से खून धमनियों में जा रहा है और फिर वापस लौट रहा है, तो तुम उसे कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि तुमने सिर्फ शब्द नहीं पढ़े, एक प्रक्रिया देखी। यही विजुअल लर्निंग की नींव है। मानव मस्तिष्क चित्रों के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि वह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पर बना है। किसी खतरे या अवसर को पहचानने के लिए दिमाग ने विजुअलाइजेशन को एक प्राथमिक उपकरण बनाया। जब तुम किसी चीज की कल्पना करते हो, तो दिमाग उसे अनुभव की तरह महसूस करता है। इसलिए विजुअलाइजेशन सिर्फ मानसिक कला नहीं, बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। ब्रेन स्कैन एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कल्पना करता है, तो उसी ब्रेन एरिया में एक्टिविटी होती है जो वास्तव में उसे देखने पर होती है। यहां एक गहरी बात है। विजुअलाइजेशन तुम्हारे भीतर की संवेदना से जुड़ती है। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ देखते नहीं, बल्कि महसूस करते हो, जैसे उसका रंग, आकार, गंध या गति, तो एनकोडिंग कई गुना बढ़ जाती है। यह मल्टी सेंसोरी लर्निंग कहलाती है। जब जानकारी कई इंद्रियों के माध्यम से दिमाग में जाती है, तो हर इंद्रिय उसका एक अलग एंकर बन जाती है। यही कारण है कि जो छात्र पढ़ाई में सुनने, देखने और लिखने तीनों तरीकों का प्रयोग करते हैं, उनकी याददाश्त सबसे मजबूत होती है। विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन पर निर्भर करती है, और इमेजिनेशन किसी भी छात्र के लिए सबसे शक्तिशाली कॉग्निटिव वेपन है। जब तुम किसी कठिन टॉपिक को विजुअलाइज करते हो, तो तुम अपने दिमाग को रिप्रेजेंटेशन मोड में डालते हो। यह मोड इंफॉर्मेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रांसलेट करता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें ग्रेविटी समझनी है, तो इसे किसी रस्सी की तरह इमेजिन करो जो हर चीज को खींच रही है। अब ग्रेविटी तुम्हारे लिए फॉर्मूला नहीं, एक अनुभव बन जाएगी। अनुभव कभी नहीं भूलता। विजुअलाइजेशन केवल इमेजेस तक सीमित नहीं है। इसमें फ्लो चार्ट्स, कॉन्सेप्ट मैपिंग, एनालॉजीज और कॉन्ट्रास्ट टेबल्स जैसी सारी टेक्निक्स शामिल है। इन सब का उद्देश्य है दिमाग को स्ट्रक्चर दिखाना। दिमाग केओस से नहीं, पैटर्न से सीखता है। जब तुम किसी जटिल कॉन्सेप्ट को पिक्चर या डायग्राम में बदलते हो, तो तुम उसके भीतर का क्रम देख सकते हो। यही क्रम सीखने को आसान बनाता है। एनालॉजी बनाना विजुअलाइजेशन की अगली परत है। जब तुम किसी नए विचार को किसी पुराने और परिचित चित्र से जोड़ते हो, तो दिमाग को ब्रिज मिल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम नर्वस सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह सोचो, ब्रेन बैटरी की तरह है, नर्व्स तारों की तरह है, तो यह कॉन्सेप्ट इंस्टेंटली समझ आ जाएगा। दिमाग एसोसिएशंस के माध्यम से क्लैरिटी पाता है। जो स्टूडेंट एनालिसिस बनाना सीख लेते हैं, वे किसी भी विषय को अपने मानसिक चित्रों में ट्रांसलेट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के साथ रिपीटिशन का संबंध भी गहरा है। जब तुम किसी इमेज को बार बार देखते या इमेजिन करते हो, तो वह दिमाग में न्यूरल मैप बन जाता है। यही मैप रिकॉल के समय ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। तुम्हें कॉन्शियसली याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग खुद चित्र के माध्यम से जानकारी रिकॉल कर देता है। यही कारण है कि डायग्राम्स को रिपीटेडली ड्रॉ करना एक पावरफुल मेमोरी एक्सरसाइज है। हर ड्राइंग दिमाग के लिए रीइंफोर्समेंट होती है। विजुअलाइजेशन टेक्निक में एग्जैजरेशन भी एक जरूरी तत्व है। जब कोई इमेज एब्सर्ड, फनी या ड्रामेटिक होती है, तो वह ज्यादा याद रहती है। ब्रेन नॉवेल्टी और इमोशन को प्रायोरिटी देता है। इसलिए अगर तुम्हें कोई चीज याद नहीं हो रही, तो उसे
एग्जैजरेट करो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें फोटोसिंथेसिस याद करनी है, तो इमेजिन करो कि पौधा सनलाइट को खा रहा है, जैसे कोई जायंट मॉन्स्टर। यह इमेज अजीब लगेगी, लेकिन कभी नहीं भूलेगी। यही इमोशनल एब्सर्डिटी मेमोरी को स्थायी बनाती है। विजुअलाइजेशन केवल बाहरी नहीं, भीतरी दृष्टि है। इसका अर्थ यह है कि जब तुम किसी टॉपिक को विजुअलाइज करते हो, तो तुम अपने दिमाग में उसके पैटर्न और स्ट्रक्चर को महसूस कर रहे होते हो। धीरे धीरे यह प्रोसेस अवेयरनेस में बदल जाती है। तुम हर कॉन्सेप्ट को देखने की बजाय सोचने लगते हो कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका पैटर्न क्या है। यही सोच तुम्हें सरफेस लर्निंग से डीप लर्निंग की ओर ले जाती है। विजुअलाइजेशन का एक साइकोलॉजिकल लाभ यह भी है कि यह एंग्जाइटी को कम करता है। जब कोई टॉपिक कठिन लगता है, तो दिमाग उसे थ्रेट की तरह परसीव करता है। लेकिन जब तुम उसे विजुअलाइज करते हो, तो वह परिचित बन जाता है। विजुअलाइजेशन फेमिलियरिटी पैदा करती है। फेमिलियरिटी फियर को डिसॉल्व करती है। जो स्टूडेंट किसी कठिन चैप्टर को इमेज, मैप या एनालॉजी में बदल देते हैं, वे उससे डरते नहीं, उसे कंट्रोल करते हैं। यही कॉग्निटिव कंट्रोल का प्रारंभ है। विजुअलाइजेशन को हैबिट बनाने का तरीका सिंपल है। हर कॉन्सेप्ट को किसी न किसी रूप में इमेजिन करो। अगर कोई डेफिनेशन है, तो उसे सीन में बदलो। अगर कोई प्रोसेस है, तो उसे मोशन में देखो। अगर कोई थ्योरी है, तो उसका सिंबल बनाओ। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इस आदत को ऑटोमेटिक बना लेगा। फिर हर बार जब तुम कोई नया टॉपिक पढ़ोगे, तुम बिना सोचे ही उसे विजुअल फॉर्म में बदल दोगे। यही मोमेंट है जहां विजुअलाइजेशन थिंकिंग बन जाती है। विजुअलाइजेशन का अंतिम स्तर है मेंटल मॉडलिंग। यह तब होता है जब तुम पूरे सब्जेक्ट को अपने मन में एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में देख सकते हो। जैसे कोई इंजीनियर मशीन का ब्लूप्रिंट देखता है, वैसे ही एक मास्टर लर्नर अपने सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट देखता है। उसे हर भाग का रिलेशन समझ आता है। यही मेंटल मॉडल अंडरस्टैंडिंग की चरम अवस्था है। ऐसे स्टूडेंट को टॉपिक याद नहीं करना पड़ता, वो उसे ऑपरेट कर सकता है। विजुअलाइजेशन का असली उद्देश्य है दिमाग को देखना सिखाना, क्योंकि जो देख सकता है वही समझ सकता है। दिमाग शब्दों में नहीं, पैटर्न्स में सोचता है। जब तुम विजुअलाइजेशन को सीखने की भाषा बना लेते हो, तो इंफॉर्मेशन सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं रहती, वह देखने, महसूस करने और जीने का अनुभव बन जाती है। लर्निंग की कला इमेजिनेशन से शुरू होती है और विजुअलाइजेशन पर खत्म होती है। जो अपने माइंड की आंख खोल देता है, उसके लिए किताबों का हर पन्ना एक चित्र बन जाता है। और जो चित्र देखता है, वह कभी भूलता नहीं, क्योंकि ब्रेन शब्दों को मिटा सकता है, पर इमेजेस को नहीं। चैप्टर 8, द फीडबैक लूप, सेल्फ टेस्टिंग एंड एरर साइकोलॉजी। हर स्टूडेंट गलती से डरता है। उसे लगता है कि गलती मतलब नाकामी। लेकिन न्यूरोसाइंस बताती है कि गलती ही दिमाग के रीवायरिंग का सबसे शक्तिशाली अवसर होती है। ब्रेन सीखता तभी है जब उसे अपने प्रिडिक्शन में एरर मिलता है। जब तुम किसी उत्तर के बारे में सोचते हो और गलत साबित होते हो, तो दिमाग एक केमिकल सिग्नल भेजता है, यहां सुधार चाहिए। यह सिग्नल डोपामिन एरर प्रिडिक्शन कहलाता है। इसी प्रक्रिया में न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। मतलब, लर्निंग की असली शुरुआत फेलियर से होती है, न कि सक्सेस से। सेल्फ टेस्टिंग यानी खुद को जांचना, यह उसी प्रिंसिपल पर आधारित है। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को खुद से पूछते हो और स्ट्रगल करते हो उसे याद करने में, तो ब्रेन उस स्ट्रगल को मीनिंगफुल बनाता है। यह स्ट्रगल डिस्कम्फर्ट देता है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट न्यूरल स्ट्रेंथनिंग का संकेत है। यह प्रोसेस रिट्रीवल प्रैक्टिस कहलाती है। जितना ज्यादा तुम रिकॉल करने की कोशिश में मेहनत करते हो, उतना मजबूत मेमोरी ट्रेस बनता है। यही कारण है कि बार बार पढ़ने से नहीं, बार बार टेस्ट करने से मेमोरी पक्की होती है। फीडबैक लूप एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें इनपुट और करेक्शन लगातार चलते रहते हैं।
तुम एक कॉन्सेप्ट सीखते हो, फिर खुद को टेस्ट करते हो, फिर गलती पकड़ते हो और फिर दोबारा अटेम्प्ट करते हो। हर साइकिल में ब्रेन अपने पाथवे को रिफाइन करता है। यही लूप मास्टरी बनाता है। जो स्टूडेंट फीडबैक लूप बनाते हैं वे तेजी से सीखते हैं क्योंकि उनका ब्रेन हमेशा एक्टिव लर्निंग स्टेट में रहता है, जबकि जो केवल पढ़ते हैं उनका ब्रेन पैसिव मोड में सोता रहता है। सेल्फ क्विजिंग और प्रैक्टिस टेस्ट्स इस लूप की सबसे प्रैक्टिकल फॉर्म्स है। जब तुम खुद से सवाल पूछते हो तो तुम ब्रेन को अलर्ट रखते हो। हर क्वेश्चन एक इंटरनल अलार्म है जो दिमाग को जागृत करता है। लेकिन इस टेक्निक में एक कठिनाई है। टेस्टिंग डिस्कंफर्ट पैदा करता है। यही डिस्कंफर्ट लर्निंग का असली टेस्ट है। जब तुम किसी क्वेश्चन में फेल होते हो तो ईगो हर्ट होती है और दिमाग ईगो से एस्केप चाहता है। इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स टेस्ट अवॉइड करते हैं। उन्हें लगता है कि टेस्ट फेलियर दिखाएगा, जबकि असल में टेस्ट ब्रेन की ग्रोथ दिखाता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे डिजायरेबल डिफिकल्टी कहते हैं, यानी ऐसा स्ट्रगल जो लाभदायक हो। जब कोई चीज कठिन लगती है तो दिमाग उस पर ज्यादा ध्यान देता है। यह अटेंशन ही लर्निंग का रॉ मटेरियल है। आसान चीजें दिमाग जल्दी भूल जाता है क्योंकि उनमें अलर्टनेस नहीं होती। जो कॉन्सेप्ट्स तुम्हें कठिन लगते हैं वही सबसे गहराई में जाते हैं क्योंकि ब्रेन उन्हें बार बार रिविजिट करता है। टेस्टिंग इस नेचुरल अलर्टनेस को ट्रिगर करता है। एरर करेक्शन रिव्यू फीडबैक लूप का दूसरा चरण है। जब तुम गलती करते हो और उसे तुरंत एनालाइज करते हो तो ब्रेन उसी समय नया करेक्शन पाथवे बनाता है। जितना जल्दी करेक्शन किया जाए उतना गहरा प्रभाव पड़ता है। यह इमीडिएट फीडबैक प्रिंसिपल कहलाता है। अगर करेक्शन डिलेड हो जाए तो ब्रेन पुराने गलत पैटर्न को रीइंफोर्स कर देता है। इसलिए इफेक्टिव लर्नर्स गलती होते ही एनालाइज करते हैं। ये क्यों हुआ? मैंने कहां सोचा गलत? यही क्वेश्चनिंग न्यूरल रिप्रोग्रामिंग है। सेल्फ टेस्टिंग का एक और हिडन बेनिफिट है, मेटाकॉग्निशन, यानी अपने सोचने की प्रक्रिया को देखना। जब तुम खुद से सवाल पूछते हो तो तुम सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, अपने दिमाग का पैटर्न भी समझ रहे होते हो। तुम्हें पता चलता है कि कौन सी सोच प्रोडक्टिव है और कौन सी सुपरफिशियल। यही अवेयरनेस धीरे धीरे तुम्हें सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बनाती है। फीडबैक लूप डिसिप्लिन भी सिखाता है। टेस्टिंग डिस्कंफर्ट पैदा करता है और डिस्कंफर्ट से भागना ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। लेकिन जब तुम बार बार डिस्कंफर्ट में खुद को एक्सपोज करते हो तो दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगता है। यही प्रोसेस इमोशनल न्यूट्रलिटी डेवलप करती है। एग्जाम एंजाइटी या फेलियर फियर तभी खत्म होता है जब ब्रेन फेलियर को सेफ मानना सीखता है। सेल्फ टेस्टिंग उस फियर कंडीशनिंग को तोड़ देता है। टेस्टिंग इफेक्ट को अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो यह लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन का एक्सटेंशन है। हर बार जब तुम रिकॉल करते हो तो न्यूरॉन पाथवेज दोबारा फायर करते हैं। जितनी बार फायरिंग होती है उतनी बार पाथवे मजबूत होता है। यह वही प्रक्रिया है जो किसी एथलीट की मसल मेमोरी बनाती है। ब्रेन भी उसी रेपिटेशन से शार्पन होता है, लेकिन पैसिव रेपिटेशन नहीं, एफर्टफुल रिकॉल से। जो स्टूडेंट्स हर हफ्ते मिनी टेस्ट्स बनाते हैं उनका परफॉर्मेंस ड्रामेटिक रूप से इंप्रूव होता है क्योंकि टेस्टिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन मेजर नहीं करती, लर्निंग को स्ट्रेंथन करती है। टेस्टिंग खुद लर्निंग है। यह ब्रेन को बार बार सिग्नल देती है, यह जानकारी जरूरी है, इसे भूलना नहीं। यही रिपीटेड सिग्नल फॉरगेटिंग को रोकता है। फीडबैक लूप को और मजबूत बनाने का तरीका है एरर जर्नल रखना। हर बार जब गलती हो उसे लिखो, साथ में रीजन लिखो। मैंने कहां सोचा गलत। यह लिखना पनिशमेंट नहीं, रिफ्लेक्शन है। जब तुम अपनी गलती को शब्दों में लिखते हो तो तुम अपने दिमाग के ब्लाइंड स्पॉट को लाइट में ला रहे होते हो। यही अवेयरनेस धीरे धीरे इग्नोरेंस को डिसॉल्व करती है। पीयर फीडबैक भी पावरफुल है क्योंकि दूसरों की नजर तुम्हारे बायस को देख सकती है। जब कोई तुम्हारी अप्रोच पर सवाल करता है तो तुम्हारा दिमाग डिफेंसिव हो जाता है।
लेकिन अगर तुम फीडबैक को थ्रेट नहीं टूल समझो, तो वही एक्सटर्नल प्रेशर क्लैरिटी बन जाता है। लर्निंग का मतलब हमेशा खुद से नहीं, दूसरों से भी मिरर लेना है। टेस्टिंग अंडर प्रेशर एक एडवांस्ड साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है। जब तुम खुद को टाइम लिमिट में टेस्ट करते हो, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल्ड स्ट्रेस में अडेप्ट होता है। एग्जाम हॉल में पैनिक इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन अनफेमिलियर प्रेशर फेस करता है। लेकिन अगर तुम बार बार उसी कंडीशन में प्रैक्टिस करो, तो स्ट्रेस फेमिलियरिटी में बदल जाता है। यह स्ट्रेस इनोकुलेशन कहलाता है। धीरे धीरे ब्रेन टेंशन को टॉलरेट करना सीखता है। फीडबैक लूप केवल मिस्टेक्स तक सीमित नहीं है, यह सक्सेस को भी रिफाइन करता है। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट में सही होते हो, तो डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन डोपामिन सिर्फ खुशी नहीं देता, यह रेपिटेशन ड्राइव करता है। ब्रेन कहता है, यह पैटर्न इफेक्टिव है, इसे दोहराओ। यानी फीडबैक लूप तुम्हें दो सिग्नल्स देता है: गलती पर सुधार, सफलता पर रीइंफोर्समेंट। यही बैलेंस ग्रोथ का आधार है। सेल्फ टेस्टिंग डिसिप्लिन का सच्चा रूप है, क्योंकि इसमें कोई अप्लॉज नहीं होता, कोई सुपरविजन नहीं, बस ईमानदारी। यह तुम्हारे और तुम्हारे माइंड के बीच का संवाद है। हर बार जब तुम खुद को टेस्ट करते हो, तुम दिमाग को यह सिखा रहे होते हो कि मुझे बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, मैं खुद जज कर सकता हूं। यही इंडिपेंडेंस तुम्हें एकेडमिक सिस्टम से आगे लेकर जाती है। गलती करना कमजोरी नहीं, एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है। लर्निंग का मतलब ही है बार बार फेल होकर दिमाग को रिफाइन करना। जो स्टूडेंट्स गलती से डरते हैं, वो कभी ब्रेन की फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि दिमाग सुरक्षा में नहीं, चैलेंज में ग्रो करता है। टेस्टिंग, करेक्शन और रेपिटेशन, यही त्रिकोण लर्निंग की वास्तुकला है। फीडबैक लूप का असली रहस्य यह है कि यह एंडलेस है। तुम कभी परफेक्ट नहीं होते, बस बेहतर होते जाते हो। हर बार जब तुम खुद को टेस्ट करते हो, तुम दिमाग के उस हिस्से को जागृत करते हो जो ग्रोथ का प्रतीक है। यही सेल्फ एवोल्यूशन है। जो स्टूडेंट फीडबैक लूप को अपनी हैबिट बना लेता है, उसे किसी टीचर की जरूरत नहीं रहती। उसका दिमाग खुद उसका मेंटोर बन जाता है। टेस्टिंग अब पनिशमेंट नहीं, क्यूरियोसिटी बन जाती है। गलती अब फेलियर नहीं, फीडबैक बन जाती है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग को मास्टरी में बदल देता है, क्योंकि असली जीनियस वही है जो हर गलती को मिरर की तरह देखे और हर बार उस मिरर में खुद को थोड़ा बेहतर देखे। चैप्टर 9, कॉग्निटिव कंप्रेशन एंड चंकिंग साइकोलॉजी। हर स्टूडेंट सोचता है कि ज्यादा जानकारी का मतलब ज्यादा ज्ञान, लेकिन सच यह है कि दिमाग तो ज्यादा जानकारी को नहीं, ज्यादा स्ट्रक्चर को संभाल सकता है। ब्रेन एक कंप्यूटर नहीं है, वह पैटर्न्स और एसोसिएशंस पर काम करता है। जब कोई स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को बिना स्ट्रक्चर के जमा करता है, तो वह अपने माइंड को ओवरलोड कर देता है। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग पढ़ते बहुत हैं, लेकिन याद कम रहता है। असली मास्टरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में नहीं, उसे कॉम्प्रेस करने में है। यही कंप्रेशन की कला दिमाग को सुपर एफिशिएंट बनाती है। मनोविज्ञान में इस प्रोसेस को चंकिंग कहा जाता है। इसका मतलब है बड़ी जानकारी को छोटे अर्थपूर्ण हिस्सों में तोड़ देना, ताकि ब्रेन उसे एक सिंगल यूनिट की तरह प्रोसेस कर सके। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें नंबर 911225 याद करना हो, तो यह मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर तुम इसे 911 2025 पसीये के रूप में देखो, तो तुरंत याद हो जाएगा। यही चंकिंग का जादू है। दिमाग सिंबल्स और ग्रुप्स में सोचता है, रॉ डेटा में नहीं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बताती है कि वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी सीमित होती है। औसतन एक व्यक्ति एक बार में केवल 7 प्लसेशियस 2 चंक्स याद रख सकता है। यह जॉर्ज मिलर का प्रसिद्ध सिद्धांत है, द मैजिकल नंबर 7 प्लस और -2। इसका मतलब यह है कि अगर तुम जानकारी को चंक्स में नहीं बांटते, तो दिमाग की सीमाएं तुम्हारे खिलाफ काम करेंगी।
लेकिन अगर तुम हर कॉन्सेप्ट को स्मॉल, मीनिंगफुल ग्रुप में बदल दो, तो वही सीमाएं तुम्हारे लिए शक्ति बन जाती है। चंकिंग सिर्फ मेमोरी ट्रिक नहीं है, ये सोचने की संरचना बदल देती है। जब तुम किसी विषय को छोटे इंटरकनेक्टेड ब्लॉक्स में डिवाइड करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम के रूप में देखने लगता है। हर ब्लॉक एक पैटर्न बन जाता है और पैटर्न से दिमाग क्लैरिटी प्राप्त करता है। यही रीजन है कि अच्छे लर्नर्स हमेशा स्ट्रक्चर बनाते हैं। आउटलाइंस, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स या एनालॉजीज वे जानते हैं कि केओस इंफॉर्मेशन का दुश्मन है। कंप्रेशन दिमाग के लिए एनर्जी सेविंग प्रोसेस है। ब्रेन हमेशा एनर्जी एफिशिएंट रहना चाहता है, इसलिए वह हर कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को समराइज या सिंप्लीफाई करते हो, तो तुम उसी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट के साथ काम कर रहे होते हो। यही प्रोसेस लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है, क्योंकि जब कोई विचार कॉम्प्रेस्ड हो जाता है, तो उसका मीनिंग क्रिस्टल क्लियर बन जाता है। यही कारण है कि जो स्टूडेंट अपने नोट्स को संक्षिप्त करते हैं, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स और तेजी से रिकॉल होते हैं। चंकिंग और कंप्रेशन की असली ताकत रेपिटेशन के साथ खुलती है। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को बार बार देखते या समझते हो, तो दिमाग उसे इंटीग्रेट करने लगता है। पहले अलग अलग फैक्ट्स थे, अब वे एक मीनिंग ब्लॉक बन जाते हैं। यही इंटीग्रेशन नॉलेज की असली परिभाषा है। अलग अलग आइडियाज का एक कोहेरेंट होल बन जाना। हर रेपिटेशन एक नया कनेक्शन जोड़ती है और हर कनेक्शन एक नया चंक बनाता है। लर्निंग साइंटिस्ट्स ने पाया कि एक्सपर्ट और नॉविस में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। एक्सपर्ट हर जानकारी को पैटर्न के रूप में देखता है। उसे रॉ डिटेल्स याद नहीं रहती, बल्कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर याद रहती है। जैसे चेस मास्टर्स को हर चाल याद नहीं रहती, बल्कि बोर्ड पर पैटर्न्स याद रहते हैं। यही पैटर्न रिकॉग्निशन चंकिंग का परिणाम है। ब्रेन डिटेल्स भूल सकता है, पर स्ट्रक्चर नहीं भूलता। कॉग्निटिव कंप्रेशन का एक और स्तर है हायरार्किकल चंकिंग। इसका अर्थ है कि छोटे चंक्स मिलकर बड़े चंक्स बनाते हैं। जैसे किसी किताब में पैराग्राफ एक चंक है, चैप्टर एक बड़ा चंक है, और पूरी किताब एक मेटा चंक है। जब तुम किसी विषय को इस हायरार्की में देखते हो, तो लर्निंग सहज बन जाती है। यही कारण है कि स्मार्ट लर्नर्स हर विषय को लेवल्स में डिवाइड करते हैं। बेसिक्स, कोर, एडवांस्ड। यह डिवीजन दिमाग को मैप देता है। मैप होने का मतलब है डायरेक्शन और कंट्रोल। चंकिंग टेक्निक में एक महत्वपूर्ण तत्व है मीनिंगफुल ग्रुपिंग। याद रखना आसान तभी होता है जब हर चंक के बीच कोई लॉजिकल रिलेशन हो। अगर रिलेशन नहीं होगा, तो ग्रुपिंग बेकार है। इसलिए इफेक्टिव लर्नर्स रैंडम नोट्स नहीं बनाते, वे इंटरकनेक्टेड मैप्स बनाते हैं। यह इंटरकनेक्टेडनेस दिमाग को रिट्रीवल के समय सहायता देती है। जब एक चंक रिकॉल होता है, तो उससे जुड़ा अगला चंक अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। यही एसोसिएटिव रिकॉल कहलाता है। चंकिंग का इमोशनल एंगल भी है। जब तुम किसी जानकारी से जुड़ाव महसूस करते हो, तो ब्रेन उसे एक यूनिट की तरह स्टोर करता है। यही रीजन है कि सेल्फ मेड नोट्स या पर्सनलाइज्ड एग्जाम्पल्स ज्यादा याद रहते हैं। उनमें तुम्हारा इमोशन जुड़ा होता है और इमोशन मेमोरी को स्टेबलाइज करता है। चंकिंग को अगर तुम्हारे एक्सपीरियंसेस से जोड़ा जाए, तो लर्निंग आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। कॉम्प्रेशन केवल छोटे कॉन्सेप्ट्स पर नहीं, पूरे सब्जेक्ट्स पर लागू होती है। जब तुम किसी सब्जेक्ट को ओवरव्यू करते हो और उसकी पूरी स्ट्रक्चर समझते हो, तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। यह टॉप डाउन लर्निंग है। पहले स्ट्रक्चर, फिर डिटेल। ज्यादातर स्टूडेंट्स उल्टा करते हैं, पहले डिटेल्स याद करते हैं और स्ट्रक्चर भूल जाते हैं। इसलिए कंफ्यूजन पैदा होती है। स्ट्रक्चर क्लैरिटी देता है, डिटेल्स डेप्थ देती है। दोनों का बैलेंस मास्टरी है। चंकिंग दिमाग को ओवरलोड से बचाता है। जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, तो ब्रेन डिफेंसिव हो जाता है। इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहा जाता है। इस स्थिति में
अटेंशन और मोटिवेशन दोनों गिरते हैं। लेकिन जब वही जानकारी छोटे मीनिंगफुल ब्लॉक्स में आती है तो ब्रेन उसे हैंडल कर लेता है। यही रीजन है कि अच्छे टीचर्स हमेशा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाते हैं। ब्रेन स्टेप वाइज पैटर्न में ही सीख सकता है। चंकिंग टेक्निक का एक प्रैक्टिकल तरीका है 3 रूल प्रिंसिपल। किसी भी कॉन्सेप्ट को एक बार में 3 मुख्य बिंदुओं में तोड़ो। दिमाग 3 को नेचुरल कंप्लीटनेस मानता है, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। इसलिए स्पीचेस, स्टोरीज और पैराग्राफ्स 3 भागों में सहज लगते हैं। यह न्यूरोलॉजिकल सिमेट्री है। जो भी लर्निंग इस सिमेट्री के अनुरूप होती है वो एफर्टलेसली याद रहती है। कॉम्प्रेशन और चंकिंग का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत सटल है। जब इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होती है तो माइंड काम रहता है। जब स्ट्रक्चर नहीं होता तो एंजाइटी और कंफ्यूजन डोमिनेंट होती है। स्ट्रक्चर प्रिडिक्टेबिलिटी देता है, प्रिडिक्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस बनाती है। यही कारण है कि स्ट्रक्चर्ड लर्नर्स हमेशा मेंटली स्टेबल दिखते हैं, जबकि क्लटर्ड लर्नर्स इजीली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। लर्निंग सिर्फ मेमोरी की नहीं, इमोशनल कंट्रोल की भी प्रक्रिया है। चंकिंग के साथ विजुअलाइजेशन जुड़ जाए तो परिणाम और गहरा होता है। जब तुम हर चंक को किसी इमेज या सिंबल में बदलते हो तो वो सिर्फ शब्द नहीं, शेप बन जाता है। ब्रेन शेप्स को वर्ड से ज्यादा मजबूती से रखता है। यह ड्यूअल एन्कोडिंग है, वर्बल प्लस विजुअल। जब दोनों कंबाइन होते हैं तो इंफॉर्मेशन दिमाग की लॉन्ग टर्म स्टोरेज में चली जाती है। कॉग्निटिव कंप्रेशन का अल्टीमेट स्टेज है एब्स्ट्रैक्शन। यह तब होता है जब तुम किसी टॉपिक को इतना बार समराइज करते हो कि वह कुछ ही वाक्यों या सिंबल्स में समा जाए। जैसे ई इज MC2 में एक पूरी थ्योरी कंप्रेस्ड है। यही एब्स्ट्रैक्ट कंप्रेशन लर्निंग की सबसे उच्च अवस्था है, जब जटिल ज्ञान सिंपल ट्रूथ में बदल जाता है। यही मास्टरी है। दिमाग का नियम सरल है। वह वही याद रखता है जो सरल, जुड़ा हुआ और अर्थपूर्ण हो। चंकिंग और कंप्रेशन इस नियम के सबसे शुद्ध रूप है। जो लर्नर यह कला सीख लेता है उसे कोई भी विषय कठिन नहीं लगता, क्योंकि लर्निंग ज्यादा फैक्ट्स इकट्ठा करने की प्रक्रिया नहीं है, यह क्लैरिटी बढ़ाने की प्रक्रिया है। और क्लैरिटी हमेशा स्ट्रक्चर से आती है, केओस से नहीं। चैप्टर 10, इमोशनल एंड मोटिवेशनल साइकोलॉजी ऑफ स्टडी। हर स्टूडेंट की कहानी मोटिवेशन से शुरू होती है, किसी नई किताब की खुशबू से, किसी एग्जाम का डर या किसी बड़े सपने से। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वह आग बुझने लगती है। दिमाग का केमिस्ट्री बदल जाती है, एनर्जी गिरती है और वही व्यक्ति जो पहले जोश से भरा था अब प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार बन जाता है। सवाल यह नहीं कि मोटिवेशन खत्म क्यों होती है, सवाल यह है कि दिमाग इसे लंबे समय तक सस्टेन क्यों नहीं कर पाता। न्यूरोसाइंस के अनुसार मोटिवेशन एक केमिकल इवेंट है। जब तुम्हें कोई नया गोल या एक्साइटमेंट महसूस होता है तो ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। यह केमिकल एंटिसिपेशन पैदा करता है, यानी रिवॉर्ड की उम्मीद। जब रिवॉर्ड नया होता है तो डोपामीन हाई रहता है, लेकिन जैसे जैसे नॉवेल्टी घटती है डोपामीन भी गिरने लगता है। यही कारण है कि शुरुआत में हर स्टूडेंट एनर्जाइज्ड लगता है, लेकिन समय के साथ उसी काम में डलनेस महसूस होती है। इसे डोपामीन एडेप्टेशन कहा जाता है। मोटिवेशन बायोलॉजिकल है, लेकिन डिसिप्लिन साइकोलॉजिकल। मोटिवेशन बाहर से आती है, डिसिप्लिन भीतर से। मोटिवेशन टेम्पोरेरी स्पार्क है, डिसिप्लिन स्टेडी फ्लेम। फ्लेम। जो व्यक्ति मोटिवेशन के भरोसे पढ़ाई करता है वह हर दिन एक नई एक्सक्यूज के साथ जागता है। जो डिसिप्लिन के भरोसे चलता है वह हर दिन एक पैटर्न के साथ जागता है। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें थ्रिल नहीं होता, लेकिन बोरिंग रेपिटेशन ही ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग की भाषा है। इमोशन पढ़ाई का फ्यूल है, पर कंट्रोल उसके स्टीयरिंग की तरह है। अगर इमोशन अनकंट्रोल्ड रहे तो वही फ्यूल एक्सप्लोजन बन जाता है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट कंसंट्रेशन तोड़ देती है, बहुत ज्यादा
फियर एक्शन रोक देता है। बैलेंस का नाम है इमोशनल न्यूट्रलिटी, एक ऐसी स्थिति जहां तुम अपने मूड से डिटैच्ड होकर काम करते हो। यही स्थिति प्रोफेशनल लर्नर्स की पहचान है। वे महसूस करते हैं, लेकिन महसूस करके रुकते नहीं। जब दिमाग किसी टास्क को शुरू करता है, तो उसका पहला एनिमी होता है इमोशनल रेजिस्टेंस। ब्रेन कंफर्ट चाहता है, डिस्कंफर्ट उसे खतरे जैसा लगता है। इसलिए जब तुम किसी मुश्किल टॉपिक के सामने बैठते हो, तो माइंड इंस्टेंटली एस्केप रूट ढूंढता है। मोबाइल, स्नैक, कॉन्वर्सेशन। ये रेजिस्टेंस लेजीनेस नहीं, प्रोटेक्शन है। माइंड तुम्हें दर्द से बचाना चाहता है, लेकिन लर्निंग हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है। हर बार जब तुम इस रेजिस्टेंस को फेस करते हो, तुम अपने न्यूरल पैटर्न्स को रीराइट कर रहे होते हो। मोटिवेशन और इमोशन को सस्टेन करने का सबसे सरल तरीका है मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग। इसका मतलब है कि गोल की चमक देखने के साथ साथ उसकी कठिनाई भी देखो। जब तुम केवल सक्सेस विजुअलाइज करते हो, तो दिमाग प्रीमेच्योरली रिवॉर्ड पा लेता है और एफर्ट घट जाता है। लेकिन जब तुम सक्सेस के साथ स्ट्रगल भी इमेजिन करते हो, तो दिमाग रियलिस्टिक एनर्जी पैटर्न डेवलप करता है। यही रीजन है कि जो स्टूडेंट स्ट्रगल की प्लानिंग करते हैं, वे फेलियर से टूटते नहीं। विजुअलाइजेशन यहां भी काम करता है। जब तुम अपने गोल को विविडली इमेजिन करते हो, उसका स्मेल, उसका साउंड, उसका फील, तो ब्रेन उसे रियल मान लेता है। इससे सबकॉन्शियस मोटिवेशन ट्रिगर होता है। लेकिन विजुअलाइजेशन तभी इफेक्टिव है जब उसके साथ कंसिस्टेंट एक्शन जुड़ा हो, अन्यथा वह फैंटेसी बन जाती है। दिमाग उन इमेजेस को पसंद करता है जो रिपीटेड एक्सपीरियंस से जुड़ी हो। इसलिए डेली स्मॉल एक्शंस विजुअलाइजेशन को रियलिटी से जोड़ते हैं। इमोशन रेगुलेशन की एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है जर्नलिंग। जब तुम अपनी फीलिंग्स, फेलियर्स और डाउट्स को लिखते हो, तो वे वेग नहीं रहते। शब्दों में आते ही वे ऑब्जर्व करने योग्य बन जाते हैं। ऑब्जर्वेशन कंट्रोल की शुरुआत है। जब तुम अपनी एंजाइटी को डिस्क्राइब कर पाते हो, तो उसका इंटेंसिटी घट जाता है। ये वही प्रोसेस है जो थेरेपी में होती है। लेबलिंग रिड्यूसेस केओस। इसलिए स्मार्ट लर्नर्स अपने थॉट्स को लिखते हैं, दबाते नहीं। मोटिवेशन को साइकोलॉजी में दो प्रकारों में बांटा गया है। एक्सट्रिंसिक, बाहरी, और इंट्रिंसिक, भीतरी। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर आधारित है, मार्क्स, प्रेज, फियर। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्यूरियोसिटी और सेल्फ ग्रोथ पर आधारित है। एक्सट्रिंसिक शॉर्ट टर्म होती है क्योंकि रिवॉर्ड फाइनाइट होता है। इंट्रिंसिक इन्फिनिट, क्योंकि ग्रोथ लिमिटलेस है। असली लर्नर्स अपनी पढ़ाई को आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। मैं पढ़ता हूं क्योंकि यह मैं हूं। जब लर्निंग आइडेंटिटी बन जाती है, तब मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इमोशन और प्रोडक्टिविटी का गहरा संबंध है। जब तुम पढ़ाई करते समय खुद को इमोशनली सिक्योर महसूस करते हो, तो ब्रेन लर्निंग मोड में रहता है। लेकिन जब गिल्ट, शेम या फियर डोमिनेट करते हैं, तो ब्रेन डिफेंस मोड में चला जाता है। डिफेंस मोड में कोई नई इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब नहीं होती। इसलिए अपने स्टडी एनवायरनमेंट को सेफ बनाना भी इमोशनल डिजाइन का हिस्सा है। नॉइज कंट्रोल, लाइट बैलेंस, कंफर्ट पोस्चर, ये सब सटल क्यूज हैं जो ब्रेन को सेफ टू लर्न सिग्नल देते हैं। मोटिवेशन की एनर्जी तब स्थायी बनती है जब उसे रिचुअल में बदला जाए। डेली रूटीन एक साइकोलॉजिकल एंकर बनता है। जब तुम हर दिन एक ही समय पर पढ़ते हो, तो ब्रेन प्रिडिक्ट करता है कि यह मोमेंट फोकस का है। यह प्रिडिक्शन डोपामिन लूप स्टेबलाइज करता है। यही हैबिट फॉर्मेशन का रूट है। हैबिट बन जाने के बाद लर्निंग ऑटोमेटिक लगती है। अब तुम्हें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं, सिस्टम खुद चलने लगता है। इमोशनल बर्नआउट का मुख्य कारण है इम्बैलेंस, एक्सेसिव प्रेशर, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और लैक ऑफ रेस्ट। ब्रेन ओवर स्टिम्युलेशन से थक जाता है। इसलिए
इफेक्टिव लर्नर्स रेस्ट एज स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। कंट्रोल्ड ब्रेक डोपामीन रिस्टोर करता है। यह रेस्ट लग्जरी नहीं, मेंटेनेंस है। जो स्टूडेंट गिल्ट के साथ आराम लेते हैं, वे कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाते। रेस्ट को गिल्ट फ्री बनाओ, क्योंकि रिचार्ज भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। मोटिवेशन के पीछे एक गहरी बायोलॉजिकल क्रेविंग होती है, कंट्रोल की भावना। जब इंसान महसूस करता है कि वह कंट्रोल में है, तो डोपामिन बढ़ता है। इसलिए छोटे छोटे विन्स सेलिब्रेट करना जरूरी है। जब तुम किसी डिफिकल्ट चैप्टर को पूरा करते हो, तो अपने ब्रेन को सिग्नल दो मिशन अकॉम्प्लिश्ड। यह सिग्नल डोपामिन रीइंफोर्समेंट बन जाता है। ब्रेन फ्यूचर टास्क्स को इसी प्लेजर की उम्मीद में शुरू करता है। इमोशन का एक डार्क ट्रूथ यह है कि यह डिसेप्टिव होता है। तुम्हें हमेशा लगेगा कि आज मन नहीं है, और तुम सोचोगे कि मोटिवेशन आने पर पढ़ाई करूंगा। लेकिन मोटिवेशन एक्शन से पहले नहीं, बाद में आती है। जब तुम एक्शन शुरू करते हो, तो ब्रेन मोमेंटम परसीव करता है और डोपामिन रिलीज करता है। यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग इंस्पायर्ड दिखते हैं, क्योंकि वे इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करते, वे उसे क्रिएट करते हैं। लर्निंग में सक्सेस का असली रहस्य कंसिस्टेंसी नहीं, इमोशनल मास्टरी है। हर डिस्ट्रैक्शन एक इमोशनल इनविटेशन है, क्यूरियोसिटी, बोर्डम या एंग्जाइटी का। जो स्टूडेंट अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख लेता है, वह डिस्ट्रैक्शन से अनअफेक्टेड हो जाता है। ऑब्जर्वेशन डिटैचमेंट लाता है, डिटैचमेंट क्लैरिटी लाता है। यही क्लैरिटी डिसिप्लिन में बदलती है। मोटिवेशन और इमोशन को कंट्रोल करने की कला दिमाग को एक्सटर्नल नॉइस से आइसोलेट करना है। जब तुम्हारा फोकस इंटरनल ड्राइव पर रहता है, तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। यही सेल्फ डिटर्मिनेशन का मोमेंट है। यही साइकोलॉजिकल फ्रीडम है, जब तुम्हें किसी पुश या प्रेस की जरूरत नहीं रहती। लर्निंग की सबसे गहरी परत यही खुलती है, जब तुम समझते हो कि मोटिवेशन कोई आग नहीं, बल्कि दिशा है। इमोशन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है जिसे संभालना है। डिसिप्लिन वह पुल है जो इन दोनों को जोड़ता है। इमोशन फ्यूल देता है, डिसिप्लिन कंट्रोल देता है। फ्यूल और कंट्रोल साथ हो तो एनर्जी कंस्ट्रक्टिव बनती है। जो स्टूडेंट इस बैलेंस को सीख लेते हैं, वे कभी एनर्जी लूज नहीं करते, क्योंकि अब उनका पढ़ना मूड पर निर्भर नहीं रहता। अब उनका दिमाग ट्रेन्ड है, काम लेकिन ड्रिवन, फोकस्ड लेकिन फ्लेक्सिबल। यही साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी है, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ इंफॉर्मेशन की नहीं, सेल्फ कंट्रोल की साधना है। और जो अपने इमोशन और मोटिवेशन दोनों पर नियंत्रण पा लेता है, वह सिर्फ सिलेबस नहीं जीतता, वह अपने मन पर अधिकार पा लेता है। चैप्टर 11, द साइकोलॉजी ऑफ प्रैक्टिस एंड मास्टरी। हर कोई प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट सुनता है, पर सच्चाई इससे ज्यादा क्रूर है। प्रैक्टिस अकेले कुछ नहीं करती। गलत चीज को बार बार दोहराना मास्टरी नहीं, मीडियोक्रिटी बनाता है। असली फर्क प्रैक्टिस और डेलिबरेट प्रैक्टिस में है। पहला मैकेनिकल रेपिटेशन है, दूसरा कॉन्शियस रिफाइनमेंट। ब्रेन रेपिटेशन से नहीं, फीडबैक से इवॉल्व करता है। जो व्यक्ति सिर्फ दोहराता है, वो पैटर्न बनाता है। जो व्यक्ति एनालाइज करता है, वो प्रोग्रेस करता है। डेलिबरेट प्रैक्टिस का अर्थ है डिस्कंफर्ट में रहना। दिमाग हर बार जब किसी कठिन चीज से टकराता है, तो न्यूरल कनेक्शंस मजबूती से बनने लगते हैं। यह प्रक्रिया पेनफुल होती है, क्योंकि ब्रेन को पुराने कंफर्ट पैटर्न्स छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन वही डिस्कंफर्ट ग्रोथ का संकेत है। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन ने कहा था, एक्सपर्टीज कोई टैलेंट नहीं, यह वेल डिजाइंड स्ट्रगल है। जो लोग मास्टरी तक पहुंचते हैं, वे कंफर्ट से प्रेम नहीं करते, वे डिस्कंफर्ट को अपना अभ्यास बना लेते हैं। हर प्रैक्टिस सेशन 3 हिस्सों में बंटा होता है, रेपिटिशन, फीडबैक, एडजस्टमेंट। रेपिटिशन मसल बनाता है,
फीडबैक डायरेक्शन देता है, एडजस्टमेंट रिफाइनमेंट करता है। अगर फीडबैक गायब है तो रेपिटेशन एक अंधी दौड़ बन जाती है। इसलिए स्मार्ट लर्नर्स हर अभ्यास के बाद पूछते हैं, मैंने क्या सही किया, क्या गलत हुआ, क्या मैं इसे और एफिशिएंट बना सकता हूं। यह प्रश्न ही डेलिब्रेट प्रैक्टिस का केंद्र है। ब्रेन हर रेपिटेशन के दौरान अपनी न्यूरल मैप्स को बदलता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। लेकिन यह परिवर्तन तब होता है जब रेपिटेशन के साथ अवेयरनेस जुड़ी हो। ऑटोमेटिक रेपिटेशन माइंड को मैकेनिकल बनाती है, अवेयर रेपिटेशन माइंड को शार्प बनाती है। अवेयरनेस ही वो टॉर्च है जो एफर्ट को रिजल्ट में बदलती है। प्रैक्टिस की सबसे बड़ी गलती है क्वांटिटी को क्वालिटी से ज्यादा महत्व देना। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि जितना ज्यादा समय पढ़ेंगे उतना बेहतर बनेंगे, लेकिन ब्रेन टाइम से नहीं, फोकस्ड स्ट्रगल टाइम से बदलता है। 1 घंटा कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस उस 5 घंटे की रेपिटेशन से अधिक शक्तिशाली है जिसमें माइंड आधा विचलित हो। यही कारण है कि मास्टर्स कम समय में गहराई तक पहुंचते हैं। वे जानते हैं कहां प्रयास लगाना है। डेलिबरेट प्रैक्टिस में एक जरूरी एलिमेंट है इमीडिएट फीडबैक। जब फीडबैक तुरंत मिलता है तो ब्रेन पुराने पैटर्न को रीइंफोर्स होने से रोक लेता है। उदाहरण के लिए, कोई म्यूजिशियन अगर हर नोट के बाद सुनकर सुधार करे तो उसका ब्रेन गलत पैटर्न को परमानेंट नहीं बनने देता। यही प्रिंसिपल स्टडी पर भी लागू होता है। जब तुम हर क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट के बाद तुरंत करेक्शन करते हो तो ब्रेन रियल टाइम सीखता है। प्रैक्टिस को मीनिंगफुल बनाने के लिए एक और तत्व है स्पेसिफिक गोल्स। वेग गोल, मुझे अच्छा बनना है, किसी काम का नहीं। ब्रेन को क्लैरिटी चाहिए कि किस स्किल को इंप्रूव करना है। जो स्टूडेंट अपने गोल्स को माइक्रो लेवल पर डिफाइन करते हैं, आज मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझूंगा, उनका प्रोग्रेस मेजरेबल होता है। वेग एफर्ट डिफ्यूज एनर्जी बन जाती है, फोकस्ड एफर्ट लेजर बन जाती है। मास्टरी रेपिटेशन की नहीं, रिफ्लेक्शन की यात्रा है। जब तुम अपने हर प्रयास को देख पाते हो, बिना ईगो, बिना गिल्ट, तो तुम अपने ही सोचने के पैटर्न को डिसेक्ट कर रहे होते हो। यही मेटा अवेयरनेस है। जो व्यक्ति अपनी गलती को ऑब्जर्व कर सकता है वह खुद को सुधार सकता है। जो अपनी गलती को जस्टिफाई करता है वो अपने पुराने सेल्फ में फंस जाता है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस बोरिंग लगती है क्योंकि ब्रेन नॉवेल्टी चाहता है, पर मास्टरी बोर्डम के दूसरी ओर है। जब तुम बोर्डम को सहना सीख लेते हो तो ब्रेन रेपिटेशन को पेन नहीं, रिदम समझने लगता है। यही कंसिस्टेंसी थ्रेशोल्ड है, वह साइकोलॉजिकल सीमा जहां माइंड मोनोटनी से स्टेबल हो जाता है। इस थ्रेशोल्ड के पार ही डीप फोकस शुरू होता है। परफॉर्मेंस साइकोलॉजी बताती है कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस ब्रेन में माइलिनेशन बढ़ाती है। यह एक प्रोटेक्टिव शीट है जो न्यूरल सिग्नल को तेज बनाती है। जितनी फोकस्ड रेपिटेशन उतनी मोटी माइलिन लेयर। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स का रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक लगता है, पर वह ऑटोमेटिक नहीं, वेल कोडेड होता है। हर गलती, हर करेक्शन, हर रेपिटेशन एक नए न्यूरल वायर की तरह होती है। ग्रुप डिस्कशंस और पीयर लर्निंग डेलिब्रेट प्रैक्टिस का सामाजिक रूप है। जब तुम दूसरों के सामने अपने विचार डिफेंड करते हो तो ब्रेन स्ट्रेस में आता है। यह कंट्रोल्ड स्ट्रेस तुम्हारे कॉग्निटिव सिस्टम को शार्पन करता है। दूसरे के सवाल तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाते हैं। यही एक्सटर्नल फीडबैक तुम्हें ऑब्जेक्टिव बनाता है। अकेले अभ्यास में ईगो बचा रहता है, दूसरों के साथ अभ्यास में वह टूट जाता है। और जब ईगो टूटती है तभी असली मास्टरी शुरू होती है। डिलिब्रेट प्रैक्टिस की प्रक्रिया हमेशा अनकंफर्टेबल रहेगी क्योंकि ब्रेन उसे एफर्ट की भाषा में पढ़ता है। लेकिन यह डिस्कंफर्ट कोई खतरा नहीं, प्रोग्रेस का संकेत है। हर बार जब तुम किसी कठिन विषय पर अटकते हो तो समझो कि तुम अपने पुराने दिमाग की सीमा पार कर रहे हो। यही सीमा लर्निंग प्लेटो कहलाती है। प्लेटो मतलब दिमाग एडजस्टमेंट फेज में है। ज्यादातर लोग प्लेटो पर हार मान लेते हैं, पर मास्टर्स जानते हैं कि यही ट्रांसफॉर्मेशन की चौखट है। प्रोग्रेस को मापने के लिए
एक और इफेक्टिव तरीका है एरर लॉग बनाना। हर प्रैक्टिस के बाद अपनी 3 सबसे बड़ी गलतियां लिखो और उनका कारण समझो। यह लेखन तुम्हें इमोशनली न्यूट्रल रखेगा। गलती अब शर्म की चीज नहीं रहेगी, वह डेटा बन जाएगी। और जब गलती डेटा बन जाती है तो माइंड रैशनल हो जाता है। यही रैशनल डिटैचमेंट मास्टरी की पहचान है। डेलिबरेट प्रैक्टिस केवल रेपिटेशन नहीं, सिमुलेशन भी है। जब तुम खुद को उसी परिस्थिति में डालते हो जो परफॉर्मेंस के समय होती है, लिमिटेड टाइम, प्रेशर, नॉइस, तो ब्रेन स्ट्रेस एडेप्टिव बनता है। यही एग्जाम सिमुलेशन इफेक्ट है। जब तुम हर हफ्ते रियल एग्जाम जैसी स्थिति में खुद को टेस्ट करते हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल में रहना सीखता है। यही स्किल प्रोफेशनल परफॉर्मर्स में दिखती है। काम अंडर प्रेशर। मास्टरी एक अंत नहीं, एक ऑनगोइंग फीडबैक लूप है। कोई अंतिम स्तर नहीं आता। हर नया स्तर एक नई गलती दिखाता है। यही एवोल्यूशन है। जो स्टूडेंट खुद को लगातार टेस्ट करता रहता है वह स्थिर नहीं रहता, वह बदलता है। और बदलना ही जीवित दिमाग की पहचान है। साइकोलॉजिकली मास्टरी का सबसे बड़ा एनिमी है ईगो। ईगो तुम्हें कंफर्ट इल्यूजन देता है, मैं अब जानता हूं। और उस क्षण लर्निंग रुक जाती है। जब तक तुम मैं नहीं जानता की स्थिति में रहोगे तब तक ब्रेन ओपन रहेगा। क्यूरियोसिटी ही लर्निंग का ऑक्सीजन है। जो व्यक्ति खुद को लर्नर बनाए रखता है वही कभी भी स्टैग्नेंट नहीं होता। मास्टरी का असली रूप ह्यूमिलिटी में छिपा है। वह शांति जो तब आती है जब तुम्हें पता होता है कि परफेक्शन अनरीचेबल है पर परस्यूट अनिवार्य है। जो स्टूडेंट इस परस्यूट को एक्सेप्ट कर लेता है उसका फोकस कभी खत्म नहीं होता। वह प्रैक्टिस को पनिशमेंट नहीं, मेडिटेशन समझता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है जब सीखना स्ट्रगल नहीं, सेल्फ एक्सप्रेशन बन जाता है। क्योंकि असली मास्टर वो नहीं जो सब जानता है, बल्कि वो है जो हर दिन बेहतर जानना चाहता है। प्रैक्टिस तब तक मीनिंगफुल नहीं जब तक उसमें पर्पस और पेन दोनों ना हो। और मास्टरी वही है, पर्पस की क्लैरिटी और पेन की स्वीकृति। चैप्टर 12, द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द लर्निंग माइंड। हर छात्र सीखता है पर बहुत कम ऐसे होते हैं जो सीखते सीखते बदल जाते हैं। ये परिवर्तन सिलेबस में नहीं, परसेप्शन में होता है। एक समय आता है जब किताबें, नोट्स, टेक्निक्स सब पीछे रह जाते हैं और सामने रह जाता है सिर्फ माइंड जो खुद को समझना शुरू कर देता है। यही है लर्निंग का अंतिम चरण, मेटामॉर्फोसिस, यानी रूपांतरण। जो व्यक्ति शुरू में मार्क्स के लिए पढ़ता था अब मीनिंग के लिए पढ़ता है। जो पहले याद रखने की कोशिश करता था अब सोचने की कोशिश करता है। और जो पहले दूसरों से compete करता था अब खुद से लड़ता है। यह वही अवस्था है जहां नॉलेज कंट्रोल से आगे बढ़कर लिबरेशन बन जाती है। लर्निंग का अल्टीमेट गोल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं, अवेयरनेस बढ़ाना है। अवेयरनेस वह रोशनी है जो माइंड के अंदर छिपे ऑटोमेशन को उजागर करती है। जब तुम लगातार पढ़ते हो, सोचते हो, एनालाइज करते हो तो एक समय आता है जब तुम्हें यह एहसास होता है मैं अपने ही दिमाग का ऑब्जर्वर हूं। यही मोमेंट ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। जो पहले पढ़ाई को स्ट्रगल समझता था अब उसे प्रोसेस समझता है। डिस्कंफर्ट अब दुश्मन नहीं, डायरेक्शन बन जाता है। फेलियर अब डर नहीं, फीडबैक बन जाता है। और यही स्विच दिमाग को रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव बनाता है। यही वह बदलाव है जहां लर्निंग मैकेनिकल नहीं, कॉन्शियस बनती है। इस अवस्था को कुछ मनोवैज्ञानिक हायर अवेयरनेस कहते हैं। यह वह अवस्था है जहां दिमाग खुद को ऑब्जर्व करता है, जहां फोकस एफर्टलेस हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अब थ्रेट नहीं, इंफॉर्मेशन है। जो स्टूडेंट इस अवस्था तक पहुंच जाता है वह अब अपने एनवायरनमेंट के कंट्रोल में नहीं, अपनी परसेप्शन के कंट्रोल में होता है। मास्टरी का अंत नहीं होता, वह इवॉल्व होती रहती है। हर लेवल के ऊपर एक नया लेवल छिपा होता है। पर इस एंडलेस जर्नी में सबसे बड़ा अनलॉक तब होता है जब तुम यह समझ लेते हो कि सीखना केवल जानना नहीं,
जीना है। यही साइकोलॉजिकल सॉवरेंटी है। जब तुम्हारा माइंड बाहर की तुलना से नहीं, भीतर की क्लैरिटी से ऑपरेट करता है। अब मोटिवेशन जरूरी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन भीतर से आती है। अब डिसिप्लिन जबरदस्ती नहीं, आइडेंटिटी बन चुका है। अब लर्निंग एफर्ट नहीं, एग्जिस्टेंस है। माइंड जब इस लेवल पर पहुंचता है तो एक नया लॉ एक्टिवेट होता है, द लॉ ऑफ अवेयरनेस। अब नॉलेज तुम्हें कंट्रोल नहीं करती, तुम नॉलेज को कंट्रोल करते हो। तुम्हारे लिए हर किताब, हर आवाज, हर अनुभव एक टीचर बन जाता है। और इस अवेयरनेस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह ईगो को डिसॉल्व करती है। अब तुम्हारा सीखना सुपीरियोरिटी से नहीं, सिंसेरिटी से आता है। एक स्टूडेंट जब खुद को ऑब्जर्व करना सीखता है तो उसका दिमाग ऑटो पायलट से बाहर आ जाता है। अब वो पढ़ाई नहीं करता, वो खुद को पढ़ता है। और जो खुद को पढ़ लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं रहती। ये मेटामॉर्फोसिस अचानक नहीं होती, ये हजारों छोटे छोटे चॉइसेस से बनती है। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन पर कंट्रोल करते हो, हर बार जब तुम बोर्डम के बावजूद कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो, हर बार जब तुम अपनी गलती से भागने की बजाय उसे एनालाइज करते हो, तुम अपने पुराने माइंड को डिसॉल्व कर रहे होते हो। यही डिसॉल्व होना जन्म है, एक पुराने माइंड का अंत और एक नए माइंड का निर्माण। अब तुम लर्नर नहीं, क्रिएटर बन चुके हो। तुम अब जानकारी अब्सॉर्ब नहीं कर रहे, तुम अर्थ बना रहे हो। तुम्हारा ब्रेन अब डेटा का कंज्यूमर नहीं, डिजाइन का आर्किटेक्ट है। यही है लर्निंग का अंतिम चरण। जब तुम्हारा माइंड तुम्हारा टूल नहीं, तुम्हारी पहचान बन जाता है। और जब माइंड इस स्थिति में पहुंचता है तो नॉलेज अब भारी नहीं लगती, हल्की लगती है। अब पढ़ाई बोझ नहीं, साधना बन जाती है। तुम्हारा फोकस नेचुरल हो जाता है, तुम्हारी डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाती है। और तुम्हारी सोच वेपन नहीं, विजडम बन जाती है। यही है वो क्षण जहां स्टूडेंट मरता है और माइंड जन्म लेता है। इससे आगे कोई एग्जाम नहीं, कोई सिलेबस नहीं, बस अवेयरनेस की असीम यात्रा। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम बाकी 99% से पहले ही आगे निकल चुके हो, क्योंकि तुमने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, तुमने खुद के दिमाग को समझना शुरू किया है। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, एक मेंटल एक्सपेरिमेंट थी। और अगर इसने तुम्हारे अंदर एक स्पार्क जगाई है तो उस स्पार्क को फैलाओ। लाइक करो अगर तुम्हें लगा कि ये कंटेंट तुम्हारे माइंड को छू गया। कमेंट में लिखो कौन सा पार्ट तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल गया। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि कोई और ऐसा हो सकता है जो हार मानने के करीब है। और यह एक वीडियो उसकी डायरेक्शन बदल सकती है। यह चैनल सिर्फ नॉलेज देने के लिए नहीं, माइंड को डिकोड करने के लिए बना है। यहां हम पढ़ाई की नहीं, परसेप्शन की बात करते हैं। अगर तुम भी इस इनर रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि आने वाले वीडियोस तुम्हारे माइंड की नेक्स्ट लेयर खोलने वाले हैं। क्योंकि याद रखो, पावर बिना अवेयरनेस के डेंजरस है और अवेयरनेस बिना एक्शन के यूजलेस। अब तुम्हारी बारी है इवॉल्व करने की,